हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम लेंगे चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें आपको एनिमल टिश्यूज, फ्रॉग एंड कॉकरोच ये तीनों टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं। जैसा कि आपको पता है इस सीरीज में हम लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, दैट इज 2010 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज यहां पर मैं आपको करवाऊंगी। एंड साथ में इस चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन भी आपको दिया जाएगा, जिससे आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाए एंड आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था हो सके तो थोड़ा सा आप इस चैप्टर को पढ़ के आना बच्चों। यू नो कि न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी में अगर हम इस चैप्टर को देखें तो न्यू एनसीईआरटी में इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक रखा गया, दैट इज फ्रॉग, है ना। ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का तो छोटा सा पैराग्राफ है, अदरवाइज एक ही मेन टॉपिक है फ्रॉग। बट अगर आप एनटीए का सिलेबस देखेंगे तो नीट 2024 में भी एंड इस साल 2025 में भी एनटीए ने आपको एनिमल टिश्यूज, कॉकरोच एंड फ्रॉग ये तीनों टॉपिक्स प्रिपेयर करने को कहा है। एंड यस, तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट एनिमल टिश्यूज जो टॉपिक है बच्चों, मैंने आपको कई बार कहा है कि ये आपका पूरा बेस है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी बेस है, बिकॉज यू मस्ट नो कि किसी भी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस की जो बॉडी है उनमें कितने तरह के टिश्यूज होते हैं। जो चार बेसिक टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इन चारों की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कहाँ हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड यस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं और आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी का कोई भी सोर्स नहीं है, तो फिर आप इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, नीट कंपटीशन लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैप्टर का मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा रखा है, वहां से उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी एनसीईआरटी में ही लगा लें, जिससे आपका ये टॉपिक मिस नहीं होगा। ठीक है। यस, आई नो कि यहाँ पे कॉकरोच एंड फ्रॉग में अभी भी कंफ्यूजन है। कई बच्चों को लगता है कि मैम कॉकरोच अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बट बच्चों यू नो कि एनटीए के सिलेबस में ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उन्होंने फ्रॉग को ब्रैकेट में इंसेक्ट लिख रखा है, बट फ्रॉग और इंसेक्ट दोनों, इंसेक्ट मतलब कॉकरोच, दोनों ही आपको प्रिपेयर करके जाने हैं जब तक कि गुत्थी सुलझ नहीं जाती। ठीक है, तो आप तो सेफ साइड पे चलें। कॉकरोच आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उसको रिवाइज कर लें, और फ्रॉग ज्यादा मुश्किल है नहीं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। दोनों के ही लेक्चर्स यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास बच्चों, है ना। आपको पता है हम सीरीज में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यूज से क्या क्वेश्चंस लास्ट 15 सालों में पूछे गए हैं, लेट्स सी। 2024 का ही क्वेश्चन है, देखो 2020 एनसीईआरटी 2024 में मॉडिफाई हो गई थी, उसमें एनिमल टिश्यूज टॉपिक नहीं है, बट एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर दिस टॉपिक। ठीक है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको एपिथेलियम के टाइप्स दिए हैं और आपको उनके एग्जाम्पल से मैच करना है। तो देखते हैं हम। अच्छा, चैप्टर का बेस आपको दे दूं मैं, हल्का सा ब्रीफ आपको दे दूं। यू नो कि अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, मैं ओल्ड एनसीईआरटी में खोल रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में तो है नहीं। तो यू नो कि एनिमल टिश्यूज 4 तरह के होते हैं, अभी अभी मैंने आपको कहा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियम का मतलब क्या होता है बच्चों, एक कवरिंग। ठीक है, एपिथेलियम वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब है कवरिंग। तो हमारी बॉडी की पूरी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, हमारे हेड से लेकर टो तक जो हमारी स्किन है, वो एक तरह का एपिथेलियम ही है। यू नो कि स्किन कोई सिंगल लेयर तो होती नहीं है, स्किन मल्टी लेयर्ड होती है। तो स्किन जो है हमारी वो कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल है। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब जहां पर एपिथेलियम एक लेयर ऑफ सेल्स की नहीं बनी बल्कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स की बनी है, सो दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। कई बार इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी लिख देते हैं, हालांकि दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, बट आपको नहीं जाना, आप तो कंपाउंड को ही यहाँ पर ब्रैकेट में स्ट्रेटिफाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके टाइप्स होते हैं स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बट वो नहीं है आपके कोर्स में। तो आप तो स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, जब भी कोई चीज मल्टीपल लेयर्स में होती है तो हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंपाउंड एपिथेलियम के एग्जांपल में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन आ गई। अब स्किन को नेचर ने मल्टी लेयर्ड क्यों बनाया बच्चों, क्योंकि स्किन हमेशा अलग अलग तरह के फोर्सेस के कांटेक्ट में रहती है, कभी भी एब्रेजन हो सकता है, कोई केमिकल गिर सकता है, तो हमारे इनर टिश्यूज को प्रोटेक्शन मिले, इसलिए स्किन को मल्टी लेयर्ड बनाया है। तो और आप खुद सोचो कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ फ्रिक्शनल फोर्सेस लगते हैं। हम खाना च्यू करते हैं,
तो हमारी ओरल कैविटी में अंदर की तरफ लगातार फोर्सेस लगते हैं, यानी हमारी ओरल कैविटी या बकल कैविटी की जो मॉइस्ट सरफेस है, अंदर वाली पूरी मॉइस्ट है, ये ड्राई है, बाहर जो चीक्स है हमारे, ठीक है, तो ये बाहर वाले की बात नहीं कर रहे, बाहर तो स्किन की ही बनी है, बट अंदर जो मॉइस्ट सरफेस है वो भी किसकी बनी है, कंपाउंड एपिथेलियम की। देन फेरिंग्स, वैसे फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ना, कॉमन पाथवे ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, पर फेरिंग्स से हम खाना स्वेलो करते हैं तो उस दौरान थोड़ा फोर्स के साथ खाना जाता है, तो वहां भी नेचर ने कंपाउंड एपिथेलियम बनाई है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम डक्ट्स की बात करें बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जनरली एपिथेलियल टिश्यू को बच्चों को रटना पड़ता है कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ है, बट मैं आपको काफी लॉजिकली इसको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में, और यहाँ पर भी रिवीजन में आपको लॉजिक्स बता रही हूँ कि वैसे तो हमारी जितनी बॉडी में ज्यादातर जो डक्ट्स हैं वहां पर आपको हमेशा क्यूबॉइडल एपिथेलियम ध्यान रखनी है। कौन सी, जो अभी हम सिंपल एपिथेलियम को भी रिवाइज करेंगे। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर में 3 तरह की एपिथेलियम होती है, अगर फ्लैटेंड सेल्स हैं तो स्क्वैमस, अगर क्यूब लाइक सेल्स हैं तो क्यूबॉइडल, और अगर लंबी लंबी सेल्स हैं तो कॉल्यूमनर। ओके, तो उसमें से सिंपल एपिथेलियम कहाँ होती है, जहां पर भी फटाफट चीजों का एक्सचेंज करना है, सेल्स की विड्थ वगैरह ज्यादा ना हो। कॉल्यूमनर कहाँ याद करा रखी है मैंने आपको, सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारे स्टमक से स्टार्ट कर लो आप, तो स्टमक और पूरी हमारी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी स्टमक एंड इंटेस्टाइन में आप याद रखेंगे लंबी सेल्स यानी कॉल्यूमनर। भाई सीधी सी बात है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में ब्रॉड ल्यूमेन है ना, तो वहां पर लंबी सेल्स भी बाउंड्री पर इजीली आ सकती हैं। अगर बहुत नैरो ट्यूब होती तो कॉल्यूमनर सेल्स कैसे आती, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक, बची हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होती है बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे बॉडी में ज्यादातर जो डक्ट्स हैं, अलग अलग ग्लैंड से डक्ट्स निकलती हैं, उन डक्ट्स में है, एंड जो हमारे नेफ्रॉन का जो पार्ट है वहां पर है क्यूबॉइडल, एंड टेस्टिस और ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम है जिनसे स्पर्म्स और ओवम बनते हैं वो भी क्यूबॉइडल है। 3 जगह बस मैंने आपको कहा है क्यूबॉइडल याद रखना, कहाँ कहाँ, एक तो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स की डक्ट्स में, दूसरा हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में, एंड थर्ड हमारे जो जर्मिनल एपिथेलियम है जिनसे टेस्टिस एंड ओवम ओवरी मतलब क्या स्पर्म एंड ओवम बनते हैं, वो हमारी क्यूबॉइडल है। ठीक है, तो अब ये आपको एक्सेप्शन में याद रखना है कि वैसे तो हमारी डक्ट्स में कौन सी है, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल है, कॉल्यूमनर मत कर देना, कॉल्यूमनर स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, डक्ट्स में क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, लेकिन दिस इज द एक्सेप्शन बच्चों, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियास की जो डक्ट है, सलाइवरी डक्ट्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स, यहां पर नेचर ने कंपाउंड एपिथेलियम बनाई है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। आपको कोई इधर उधर के एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में दुनिया भर के रिफ्रेशर्स में, या हो सकता है आपको कहीं पे पढ़ाया जा रहा हो, तो पहले बहुत डिटेल में चीजें पूछी जाती थी, पहले से मेरा मतलब 15 साल पहले। ठीक है, वो सब अब नहीं पूछे जाते, अभी आपके सामने PYQs हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, तो सिर्फ वही चीजें याद करके जाएं बच्चों जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक कंपाउंड एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स तुम्हें रटने नहीं पड़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लें। पूरी हमारी स्किन हो गई, हमारी मॉइस्ट सरफेस ऑफ ओरल कैविटी या बकल कैविटी हो गई, जहां से हम खाना स्वेलो कर रहे हैं, यानी फेरिंग्स हो गया, और 2 डक्ट्स याद रखनी है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स और पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, क्लियर है। एंड इसी के साथ अगर अभी जो मैंने आपको ये बताया सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम का मतलब जहां पर सिंगल लेयर है, फ्लैटेंड यानी स्क्वैमस, क्यूब लाइक यानी क्यूबॉइडल, और लंबी लंबी सेल्स टॉल सेल्स यानी कॉल्यूमनर, ये दोनों कॉल्यूमनर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कॉल्यूमनर में सीलिया नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में सीलिया कहाँ होते हैं, बताओ हमारी बॉडी में सीलिया कहाँ होते हैं, याद है? सीलिया 2 जगह पढ़े हैं आप लोगों ने, एक तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पढ़े हैं और एक ओविडक्ट में पढ़े हैं। तो बस जो सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम है वो कहाँ होगी, एक तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसमें भी हमने स्पेसिफिकली पढ़ा है कि कौन से पार्ट में होते हैं कौन से में नहीं होते हैं, इन शॉर्ट आप ब्रोंकियोल्स में याद रखो। ठीक है, एंड ओविडक्ट जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यहाँ पर होते हैं ओवम को पुश करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस को पुश करने के लिए। ठीक है, रटने वाली जैसी कोई चीज ही नहीं है। बाकी जो कॉल्यूमनर बिना सीलिया के जो कॉल्यूमनर है उसमें आपको कौन से 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक तो स्टमक याद रखना है और एक इंटेस्टाइन याद रखना है। इंटेस्टाइन में भी स्मॉल हो गया एंड लार्ज हो गया, दोनों में है, बट दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों की कॉल्यूमनर में एक डिफरेंस है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वहां आप बोलते हैं कि विलाय एंड माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। बोलते हैं क्या कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर विलाय एंड माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। यानी जब भी आप स्मॉल इंटेस्टाइन, मान लो मैं जस्ट एक समझाने के लिए ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाऊं एक पाइप की तरह, तो हम जब भी उसमें एपिथेलियम बनाते हैं
तो इस तरह प्रोजेक्शंस बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं सेल में, है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या हैं बच्चों? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ समझाने के लिए, बाकी विलाय माइक्रोविलाय का डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम में है, बट अनफॉर्चुनेटली वो चैप्टर हट गया आपके कोर्स से, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझ लो। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, ये विलाय और सीलिया को ना बहुत सारे बच्चे मिक्स कर देते हैं। आपको लगता है कि सीलिएटेड एपिथेलियम भी वही है और विलाय एंड माइक्रोविलाय भी वही है। नहीं बच्चों, बहुत फर्क है। सीलिया तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर सीलिया के बारे में आता है ना। सीलिया कैसे है? सीलिया बकायदा एक सेल ऑर्गेनेल है और वो हेयरी स्ट्रक्चर है, जो कि सबके सब साथ मिलके, जैसे फ्लैजिला एक मूवमेंट का काम करता है, वैसे सीलिया भी मूवमेंट का काम करते हैं। विलाय और माइक्रोविलाय बिल्कुल अलग है। विलाय माइक्रोविलाय हेयरी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही इनका कोई मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शन है। विलाय और माइक्रोविलाय का सिंपली मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अगर हम एक सेल को बनाएं और सेल का सरफेस एरिया बढ़ाना चाहें तो हमने सेल की बाउंड्री को फोल्ड कर दिया, फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स बना दी, इसको कहते हैं आप माइक्रोविलाय। पहले तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, उसमें खुद में विलाय होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, फिर उन प्रोजेक्शंस पर जो सेल्स होती हैं उनमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज माइक्रोविलाय, ठीक है। पहले इंटेस्टाइन की वॉल में प्रोजेक्शन है वो विलाय, उस विलाय को बनाने वाली जो इंडिविजुअल सेल है, जैसे मैं यहाँ पर अगर बनाऊं बच्चों तो ये विलाय है, ये इंटेस्टाइन की वॉल है जो कि फिंगर लाइक फोल्डिंग में मुड़ी हुई है। अब वॉल किसकी बनी होगी? सेल्स की ना, तो इसके ऊपर जो सेल्स बनाओगे आप उनमें दोबारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाओगे, इनको कहते हैं माइक्रोविलाय, ठीक है। तो विलाय एंड माइक्रोविलाय आर नॉट द हेयरी स्ट्रक्चर, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कहाँ मिलेंगे आपको? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। क्या फंक्शन है इनका? इनका फंक्शन है सरफेस एरिया बढ़ाना। कहीं पर भी आप बायो में अगर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पढ़ते हैं सर्फ, तो वो किसके लिए होते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्यों सरफेस एरिया बढ़ाना है? क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर फूड है, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, तो जितना सेल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना फूड एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये लार्ज में नहीं है, क्योंकि लार्ज में तो सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारी बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें आप विलाय एंड माइक्रोविलाय कहेंगे। वही कॉल्यूमनर सेल्स हैं, लंबी लंबी सेल्स हैं, बट सीलिया का मतलब हेयरी स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और विलाय एंड माइक्रोविलाय का मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी भी एपिथेलियम पर विलाय एंड माइक्रोविलाय होते हैं ना बच्चों, तो इसका जो अपीयरेंस है, अब जरा ध्यान से देखो, इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा ब्रश की तरह दिखाई देता है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी दिखाऊंगी, क्या कहते हैं इसको हम? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम को कोई भी बच्चा एग्जाम में मिक्स नहीं करेगा। सीलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया होते हैं, दैट इज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ओविडक्ट, जबकि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम में ब्रश बॉर्डर यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिससे उसकी ब्रश लाइक अपीयरेंस बनती है, और वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं, दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक और पॉइंट यहीं पर ऐड कर लेते हैं हम कि ये जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, है ना, यहां पर तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों? लंबी सेल्स का, कॉल्यूमनर सेल्स का, है ना। लेकिन जो हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैंने तुम्हें कहा 3 जगह याद कर लो, हमारे बॉडी की डक्ट्स में, हमारा जो ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चर वहां पर, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, और तीसरा आप याद कर लो क्यूबॉइडल को जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जैसे आपको याद हो तो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी जो वॉल है ना, जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ऐसे ही ओवरी की तो खुद की वॉल ऊगोनिया की बनी है, तो वो ऊगोनिया क्या है? वो भी क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जो है ना टिब्यूलर नेफ्रॉन, टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें तुम्हें ध्यान है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुम पढ़ते हो, यहाँ पे बता रही हूँ, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जब तुम पढ़ते हो, जिसने इसीलिए रिवीजन करने का यही फायदा है कि अब हमें सब कुछ पता है, हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम इजीली चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अपने दिमाग से उठाओ और याद करो कि जब हम नेफ्रॉन बनाते हैं तो हम कहते हैं दिस इज बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल में तो पोडोसाइट्स होती हैं, याद है, और बाहर की तरफ स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। बट जो ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का, जो आप टीसीटी बनाते हैं, फिर लूप ऑफ हेनले बनाते हैं, फिर डीसीटी बनाते हैं, ध्यान है आपको, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब बनाते हैं,
उसमें जो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है ना, दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, उसमें हम कह रहे हैं क्यूब लाइक सेल्स हैं, लंबी सेल्स नहीं है, कॉल्यूमनर नहीं है, क्यूब लाइक है। उन क्यूब लाइक में भी इफ यू रिमेंबर, तो ये जो पीसीटी वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर हम कहते हैं कि मैक्सिमम चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान है ना, जब यहाँ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है और फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है, तो इस दौरान जब ये फिल्ट्रेट नेफ्रॉन से गुजरता है तो उसमें से काम की चीजों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। अब अगर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है तो सेल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। भाई पीसीटी क्या है, आप 3D में कैसे इमेजिन कर रहे हो, एक ट्यूब है ना, एक पाइप है ना जिसके अंदर हॉलो जगह है जिसमें से फिल्ट्रेट जा रहा है, तो ट्यूब की वॉल किसकी बनी है, कोई प्लास्टिक की थोड़ी ना बनी है, ट्यूब की वॉल सेल्स की बनी है। तो हम पीसीटी के वॉल की बात कर रहे हैं कि उसमें जो वॉल है उसमें जो सेल्स हैं वो क्यूब लाइक हैं, और उन क्यूब लाइक में इस तरह से बच्चों अगेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, माइक्रोविलाई जिन्हें आप बोलते हैं, माइक्रोविलाई, समझ गए, दीज आर द माइक्रोविलाई। बिल्कुल वैसे ही माइक्रोविलाई जैसे इंटेस्टाइन की सेल्स में थे, वहां पहली बार एब्जॉर्प्शन हो रहा था, यहाँ दूसरी बार हो रहा है, तो दिस इज रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पीसीटी में भी आपको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम ध्यान रखनी है, इसे भी वही कहते हैं जो आप इसे कहते हो, बट फर्क क्या है, यहां पर जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है वो कॉल्यूमनर सेल्स में मॉडिफिकेशन हुआ है क्योंकि इंटेस्टाइन में है, और यहां पर जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन है। बिल्कुल सेम मॉडिफिकेशन है बट सेल्स की शेप अलग अलग है, यहाँ लंबी सेल्स थी कॉल्यूमनर, यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स है क्यूब लाइक। ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके चीजों को याद रखोगे तो मैच द कॉलम या किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, डन है क्या, एग्जाम्पल समझ में आ गए, कॉल्यूमनर में 2 याद रख लेंगे, क्यूबॉइडल में 3 याद रखेंगे, बचा क्या, स्क्वैमस, फ्लैटेंड यानी स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की हम बात करें बच्चों तो स्क्वैमस एपिथेलियम तो बहुत आसान है, फ्लैटेंड सेल्स हैं, बताओ वो हमारी बॉडी में कौन सी जगह है जहां पर चीजों का मैक्सिमम डिफ्यूजन एक्सचेंज चलता रहता है। एक तो हमारी सारी ब्लड कैपिलरीज में, आपकी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं बॉडी में पूरा नेटवर्क है, वो इसीलिए तो है जिससे वो सेल्स को खाना, जो भी हार्मोन्स वगैरह जो भी चाहिए वो सप्लाई कर सके। तो हमारी कैपिलरीज सिंगल लेयर्ड होती है ना, कैपिलरीज की जो वॉल है वो सिंगल लेयर्ड होती है, अगर किसी को ध्यान हो तो वो सिंगल लेयर्ड वॉल को एंडोथीलियम कहते हैं। कैपिलरी की वॉल को क्या कहा जाता है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, कई बार तो कहीं पे लिखा आ जाता है एंडोथीलियम और तुम सोचते रह जाते हो कहाँ पढ़ा था क्या था, तो जितनी बार अपनी नॉलेज को रिवाइज करोगे टर्म्स पे पकड़ बनेगी। ठीक है, तो एंडोथीलियम इज व्हाट, इट इज बेसिकली स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, और कहाँ होता है, हमारे एल्वियोलाई में लगातार गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है क्या, तो जो आपके लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स की जो वॉल है वो वॉल किसकी बनी है, फ्लैटेंड सेल्स की बनी है, जिससे इजीली गैसेस का डिफ्यूजन हो सके। ठीक है, और भी हैं कुछ जगह जैसे यहाँ पर आउटर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल वगैरह, बट फिर डिटेल में ज्यादा हो जाएगा, आप तो बस ये 2 एग्जांपल भी याद रखोगे तो इनफ है। एक तो कैपिलरीज याद रख लो, एक एल्वियोलर वॉल याद रख लो, एल्वियोलाई, एल्वियोलर वॉल, व्हाटएवर। ठीक है, बस इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स आपके रिवाइज हो गए। ठीक है, ये सब यहाँ दे रखा है, चाहो तो एक बार दोबारा से पढ़ के देख लेना। एक छोटा सा पॉइंट और है कि जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम है उसमें जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो इसमें तो पता नहीं ऊपर नीचे क्यों बना रखा है, बट जनरली इन सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो हमेशा बेस पर होता है। ये कॉल्यूमनर की एक पहचान है, यहाँ लिखा हुआ भी है देखो कि कॉल्यूमनर में द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, लंबी सेल्स में नीचे की तरफ न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, डन। कॉल्यूमनर के दोनों मॉडिफिकेशन दे रखे हैं इन्होंने, कॉल्यूमनर सेल्स के फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, अगर माइक्रोविलाई हैं किसमें, कॉल्यूमनर में, तो आप उसे कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। यहाँ नाम लिखा हुआ है क्या, हाँ नाम नहीं लिखा हुआ, लिख लो, आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे बच्चों ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। सेम ऐसा ही क्यूबॉइडल में भी हो सकता था, क्यूबॉइडल में ये रहा, पीसीटी में भी सेम माइक्रोविलाई हैं, तो दिस इज ऑल्सो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है, ये है पीसीटी में, ये वाले माइक्रोविलाई हैं कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, मे हैव लिख रखा है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। डन। और सीलिएटेड के 2 एग्जांपल्स मैंने बताए, सीलिया की रिक्वायरमेंट कहाँ है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस को पुश करने के लिए, दैट इज ब्रोंकियोल्स, एंड इसके अलावा हमारी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब्स में। डन, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो आपका एपिथेलियम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर ले। चलो देखो, सबसे पहले आपको मैच द कॉलम 2024 में पूछा गया मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। यूनिसेल्यूलर, अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी, ये टॉपिक है इसको भी रिवाइज कर लेते हैं लगे हाथों। हमारी जो एपिथेलियम है उसके मैंने कई सारे टाइप्स आपको बता दिए। अब हमारी एपिथेलियम बॉडी की कवरिंग्स बना रही है ना, तो ना सिर्फ एक्सटर्नल कवरिंग बल्कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग भी एपिथेलियम बना रहा है। अभी आपने देखा नेफ्रॉन की वॉल थी, एपिथेलियम की बनी है। एल्वियोलाई की वॉल है, एपिथेलियम की बनी है। स्टमक इंटेस्टाइन की वॉल है, एपिथेलियम की बनी है। तो आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी जो वॉल है वो किसकी बनी है? एपिथेलियम की। ब्लड वेसल्स की वॉल अगेन एपिथेलियम की बनी है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, जो तरह तरह की चीजों का सिक्रीशन करती हैं, उनकी वॉल में भी तो एपिथेलियम होगी। तो अगर एपिथेलियम ग्लैंड्स की वॉल में है तो बस उसी को आप कह देते हो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। उसको आप क्या, ये कॉल्यूमनर या क्यूबॉइडल किसी भी शेप में हो सकती है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ईदर कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल, ठीक है। स्क्वैमस नहीं होती जनरली ग्लैंड्स में, या तो क्यूबॉइडल होती है शेप या कॉल्यूमनर होती है, बट इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। उन सेल्स में कुछ ना कुछ बनाने की, सिक्रीट करने की कैपेसिटी है, वो सिंथेसाइज कर रही हैं एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, सलाइवा को, टीयर्स को, जो भी हमारी सिक्रीशंस हैं। दैट्स व्हाई उस एपिथेलियम का एक स्पेशल नाम रख दिया ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में आपको दो चीजें याद रखनी है बच्चों। एक तो ये कि जो एपिथेलियम ग्लैंड्स को बनाती है वो दो तरह की हो सकती है। कई बार तो क्या होता है, एक अकेली सेल, जैसे यहाँ पे दिखाया यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, एक अकेली सेल, ये अलग अलग बहुत सारी सेल्स हैं, उनमें से मान लो, एक मिनट रुको, मान लो मैं इस सेल की बात कर रही हूँ, ये एक सेल है, यस ये एक सेल है, तो ये इसका एरो उन्होंने यहाँ लगा रखा है, मुझे लगता है ये होनी चाहिए क्योंकि इससे सिक्रीशन निकल रहे हैं, ठीक है। ये सब सिक्रीशंस दिखाए हैं जहां तक समझ आ रहा है इस डायग्राम से, ओके। तो ये एक सेल, अकेली सेल, कोई मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बना रही, बल्कि एक अकेली सेल आराम से म्यूकस सिक्रीट किए जा रही है। ये सब आपको, ये जो दिख रहा है ना निकलता हुआ सिक्रीशन, मान लो ये म्यूकस है, तो ये अकेली सेल म्यूकस सिक्रीट किए जा रही है। तो इस अकेली सेल का नाम रख दिया यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। वैसे ग्लैंड एक ऑर्गन है ना, लेकिन यहाँ पर एक अकेली सेल को ग्लैंड मान लिया क्योंकि इसको किसी और की जरूरत नहीं है, म्यूकस बनाई जा रही है और उसे सिक्रीट किए जा रही है। तो हमारी बॉडी में जहां पर भी म्यूकस सिक्रीट करने वाली सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स, जिनको कि गोबलेट सेल्स भी कहा जाता है बच्चों, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। डू रिमेंबर गोबलेट सेल्स, इसको आप लिख लो म्यूकस सेल्स। और आई थिंक तुम सबको पता होगा कि हमारी बॉडी के 3 ट्रैक्स में ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं। एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दोनों में म्यूकस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी खाने को इजीली आगे बढ़ाने के लिए हर जगह म्यूकस सिक्रीट होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये डस्ट वगैरह को पकड़ने के लिए म्यूकस सेल्स होती हैं। और तीसरा जो हमारा आप बोल सकते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक है ना, अब उसको मेल में अलग बोलते हैं, मेल में इट इज कॉमन, फीमेल में अलग अलग, बट डू रिमेंबर कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां पर भी ये सेल्स प्रेजेंट होती है। तो इसके 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं म्यूकस सेल्स के, हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी यस म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो स्पर्म्स एंड ओवम के इजी मूवमेंट के लिए। क्लियर है? एक तो ये हो गई, और दूसरे टाइप की जो बाकी की जितनी भी ग्लैंड है ना आपकी, वो सब हो गई मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, दैट इज मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। और फिर ये दिख रही है आपको ये सब सेल्स अलग अलग, और फिर ये सेल्स सेंटर में आपको दिख रहा होगा सिक्रीशंस कर रही हैं। अब ये सिक्रीशन बाहर कैसे आएगा, उसके बेसिस पर ये 2 तरह की हैं। अगर ये सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू बाहर आ रहा है तब तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई, और अगर ये सिक्रीशन सीधा ब्लड में डाला जा रहा है, डक्टलेस है ग्लैंड, डक्ट नहीं है उनके पास, जो भी चारों तरफ कैपिलरीज हैं उनमें ये अपना सिक्रीशंस डाल रही हैं, तो वो हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यू नो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को। जितने भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनाने वाली ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा पढ़ते ही हैं लास्ट में, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। और बाकी जितने भी सिक्रीशन आप पढ़ते हो ना, चाहे वो हमारे सलाइवा है, टीयर है, कान में ईयर वैक्स सिक्रीट करने वाली होती हैं, स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड जिनको आप बोलते हैं, है ना, व्हाटएवर जितनी भी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स हो गई, जितनी भी ग्लैंड्स आप पढ़ते हैं बॉडी में अदर देन हार्मोन सिक्रीटिंग ग्लैंड्स,
वो सब एक्सोक्राइन में आती हैं बच्चों, उन सब में डक्ट्स होती हैं और डक्ट्स के थ्रू वो अपना सिक्रीशन आगे भेजती हैं। कुछ रटने जैसा नहीं है। इनफैक्ट जो गोबलेट सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रीट करने वाली सेल्स हैं, उनको भी हल्का सा डक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स माना गया है। ठीक है, उनमें कोई बड़ी बड़ी डक्ट नहीं होती, बट स्टिल एंजाइम सिक्रीट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं, है ना। सबको क्या माना गया है, सबको एक्सोक्राइन ग्लैंड माना गया है। डन, समझ में आ गया। अब आई थिंक इसके सारे टॉपिक्स हो गए हैं रिवाइज। अब आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो ये पूछ रहा है यूनिसेल्यूलर ग्लैंड, तो अभी बताया मैंने आपको गोबलेट सेल्स। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम में क्या याद रखेंगे, देखो इनमें से सारे एग्जांपल देख लो, ये रहा मॉइस्ट सरफेस ऑफ ओरल कैविटी। देन मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या याद रखेंगे, म्यूकस सेल्स के अलावा जितनी भी ग्लैंड है वो सब इसमें आएंगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी दे दिया और पैनक्रियाज भी दे दिया। तो आप एक बार आगे देख लो, एंडोक्राइन, तो सलाइवरी तो एंडोक्राइन है नहीं, पैनक्रियाज एंडोक्राइन है, तो इसको सलाइवरी से मैच कर दो। ठीक है, सो ए का थर्ड है, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ए का थर्ड से ही मैच किया ना हमने। हाँ, कई बार ये ऐसे आपसे भी एग्जाम में हो सकता है, आपने लाइनें खींची और हॉचपॉच सी हो गई और आपने देख जल्दीबाजी में इसको इसकी जगह इधर देख लिया और फिर गलत ऑप्शन टिक करके आ गए, है ना। तो हमेशा जब भी आप इस लाइन को देख रहे हैं तो ये भी देख लें कि सही मैच कर रहा है ना। हमारे लिए एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में +4 दिलाएगा और गलती से अगर वो गलत हो गया आता हुआ क्वेश्चन तो सीधा -5 हो जाएंगे। आप सिलेक्शन से ही बाहर हो सकते हैं बच्चों, है ना। कई बार होता है ना कि मान लो कट ऑफ गया 610, हमारी कैटेगरी में जो भी है जनरल में मान लो 610 और आपके नंबर आ रहे हैं 609 या 608, तो फिर वो जो उस समय जो दुख की सीमा होती है ना, उसको सिर्फ वो बच्चा समझ सकता है जिसने आता हुआ एक क्वेश्चन गलत कर दिया। भाई आता ही नहीं है उसको आप छोड़ के आ रहे हैं उसकी बात अलग है, बट आते हुए क्वेश्चन गलत होना ही सिली मिस्टेक्स है और उनसे जितना आप बचोगे। अभी भी आपके पास मार्च है, पूरा अप्रैल है, 2 मंथ्स हैं। अपने इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे वर्क करो बच्चों, पहचानो। टेस्ट देने से बिल्कुल भी घबराओ मत, अवॉइड मत करो कि छोड़ो यार कौन टेस्ट देगा। डर लगता है कई बच्चों को कि यार टेस्ट देकर ना हमें पता चल जाएगा। हम तो मैम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें डीमोटिवेशन होता है कि हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। मतलब आप जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसी से दूर भाग रहे हैं। भाई ठीक है, अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू हो जाएगा और नीट के एग्जाम में अचानक सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपकी टेस्ट की ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस रहती है ना पूरे साल की बच्चों, वही आप मान के चलो आपका नीट का स्कोर होता है। हो सकता है शुरू में आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब हो, बहुत कम मार्क्स आ रहे हो आपके, बट अब ये जो लास्ट के 3-4 महीने में आप बार बार टेस्ट देंगे, उनमें आपका जो भी स्कोर आएगा वही आपका नीट का स्कोर होगा एवरेज, ये मान के चलो। तो प्लीज टेस्ट से मत घबराओ, प्रिपेयर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, है ना, हाफ सिलेबस, फुल सिलेबस, सारे टेस्ट दो जिससे आपको अभी से रियलिटी पता चल जाए। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। और हाँ, एक और चीज मुझे भी ध्यान आई कि भाई नीट के फॉर्म्स तो आप लोगों ने भर ही दिए होंगे। अब 7 मार्च तो लास्ट डेट हो ही गई नीट के फॉर्म्स की। अब साथ में अभी CUET के भी फॉर्म्स आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी अगर बच्चों को बोलती हूँ कि भाई CUET के फॉर्म भरो, तो वो ऐसे देखते हैं कि क्यों मैम, आपको हम पे डाउट है क्या, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या नीट में। ऐसा नहीं है बच्चों, इस तरह का माइंडसेट लेके मत बैठो। इतना अनसर्टेन सा टाइम है, वी नेवर नो कि क्या हो क्या नहीं हो। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन है नहीं है, अगर एक ऑप्शन आपके हाथ में है, CUET से बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको BSc करने का चांस मिलता है। क्या पता कि किसी वजह से आपका नीट का स्कोर खराब हो जाए, आप नहीं अगले साल तैयारी करने के लिए अपना मेंटली अपने आप को तैयार कर पा रहे हो, तो आपके पास बहुत अच्छी जगह से BSc करने का ऑप्शन होगा इंस्टेड ऑफ अ लोकल कॉलेज जो आपके एरिया में है ना। तो और अगर आता है नीट में अच्छा स्कोर तो बढ़िया बात है, जो CUET का स्कोर है वो होगा, हमें क्या मतलब है, आप टॉप भी कर जाओ CUET में, मत लेना कॉलेज। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको मेडिकल कॉलेज भी मिल रहा होगा और BSc भी मिल रहा होगा तो पेरेंट्स कहेंगे भाई BSc करो, बट ऑब्वियस मेडिकल में ही जाओगे ना फिर तो अगर एक ऑप्शन ऐसा है जिसका फॉर्म भरने में, एग्जाम देने में हमारा कोई लॉस ही नहीं है, तो फिर कहाँ दिक्कत है। CUET का एग्जाम नीट के बाद होता है, तो कोई ऐसा तो है नहीं आपकी प्रिपरेशन डिस्टर्ब होगी। वही जो CUET में तो सिर्फ 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है, 11th का तो सिलेबस भी नहीं पूछते। तो एक इतना ईजी एग्जाम जो हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी से BSc करने का मौका दे रहा है, उसका फॉर्म भर के एग्जाम देने में मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई बुराई है, बल्कि आपको माइंड में भी एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि हाँ यार मेरे पास एक ऑप्शन है, तो क्या पता आपका नीट का एग्जाम और अच्छा हो जाए, आप और अच्छी परफॉर्मेंस कर आए उसमें। ठीक है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप जरूर से CUET का भी फॉर्म भरेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी भरने के लिए कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए।
अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू का हो गया क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन आया है 2024 में इससे। दूसरा क्वेश्चन क्या है 2024 का, ये मसल से आया है बच्चों, ठीक है। एक बार मैं देख रही हूँ एपिथेलियम का कोई और क्वेश्चन है क्या, पहले हम एपिथेलियम के क्वेश्चन कर ले। हाँ, ये रहा। इसमें क्या पूछा है आपसे, देखो जरा, 2023 में आया था ये क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, है ना, सारे टिश्यूज पर, जैसे कि इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, अभी अभी बताया मैंने, ब्रोंकियोल इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको सिलिएटेड एपिथेलियम करना है। ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, है ना, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, वहां पर मैंने आपको हमेशा कहा है क्यूब लाइक सेल्स याद रखनी है, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ब्लड, यू ऑल नो, इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, अभी कनेक्टिव टिश्यू पर आएंगे हम, और मास्ट सेल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरियोलर, अभी बताऊंगी, ठीक है। सो बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में ये रहा, ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्टिव टिश्यू का है, ठीक है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, ऐसे कोई प्योर एपिथेलियल या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए ठीक है, फिर मैं आपको ये रहे, मुझे 2-3 क्वेश्चंस मिले हैं, ये बता देती हूँ पहले। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने अभी ये टॉपिक किया है ना, तो बेटर है हम इसको एक बार देख ले। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देखो आ गया, आपका रिवीजन हो जाएगा कि कितना रिटेन कर रहे हो आप। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक विद ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है माइक्रोविलाई, तो जल्दीबाजी में स्मॉल इंटेस्टाइन मत कर देना, क्योंकि माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में तो होते हैं, बट क्यूबॉइडल का नहीं, इंटेस्टाइन चौड़ी है तो कॉल्यूमनर का मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। देखो एग्जामिनर को भी पता है कि माइक्रोविलाई पढ़ते ही बच्चा इंटेस्टाइन टिक करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही गलत चॉइस डाल रखी है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। तो क्वेश्चन इजी पढ़ते एकदम एक्साइटेड मत हो जाना, हाँ हाँ हमें आता है, और जल्दीबाजी में गलत कर दिया। जस्ट अपना पेशेंस रखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, तसल्ली से सोचो, फिर आंसर टिक करो, ठीक है। इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी कि स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खो दो, ठीक है। चलिए, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, गोबलेट सेल्स अभी बताया था मैंने आपको, क्या है, ऑप्शंस देख लो एक बार। स्क्वेमस एपिथेलियम है क्या, नहीं। कॉल्यूमनर एपिथेलियम है क्या, हो सकती है। कॉन्ड्रोसाइट, जैसा आपने पढ़ा नहीं है, एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल्स को कहते हैं, जो कार्टिलेज की सेल्स होती है ना बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें होती है। कॉन्ड्रो वर्ड कहीं भी आए कार्टिलेज से रिलेटेड होता है, कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है। एंड कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं है, तो ये कर सकते हैं ना हम। अभी हमने देखा था ना कि जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं, वो या तो कॉल्यूमनर का मॉडिफिकेशन है या क्यूबॉइडल का है, तो यस यहाँ पर हम कॉल्यूमनर टिक कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, the ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction. So in human, these cells are mainly present in, ciliated की बात हो रही है, विलाय माइक्रोविलाय मत कर जाना, हेयरी स्ट्रक्चर, तो हेयरी स्ट्रक्चर म्यूकस के लिए या स्पेसिफिक कोई दूसरा यानी ओवम के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ये रहा, ब्रोंकियोल्स एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर भी है, बट पेनक्रियाज में कभी भी सीलिया नहीं होते, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जंक्शंस पर है, ये भी बता रही हूँ अभी, एपिथेलियम में ही है ये जंक्शंस भी, ये भी एपिथेलियम में ही है, ठीक है। ये ईयर वाइज है ना क्वेश्चंस, इसलिए मुझको तुम्हें बीच बीच में से बताने पड़ रहे हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्ट मैच चूज करना है, करेक्ट मैच चूज करना है, मैच द कॉलम नहीं करना है आपको। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, डक्ट्स में कौन सी बताई मैंने, क्यूब लाइक सेल्स। डक्ट्स इतनी ब्रॉड भी नहीं होती कि वहां लंबी लंबी कॉल्यूमनर आ जाए, कॉल्यूमनर होती है स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में क्यूबॉइडल होती है, इसीलिएटेड कह रहा है, तो ये गलत हो गया। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, अंदर फूड को च्यू करते हैं, फोर्स लगता है, तो वहां कंपाउंड एपिथेलियम होती है, ये ग्लैंड्यूलर कह रहा है, गलत। नो डाउट हमारी बकल कैविटी मॉइस्ट क्यों रहती है, क्योंकि हमारी बकल कैविटी में लगातार सलाइवा का सिक्रीशन होता रहता है, बट आप उस रेफरेंस में इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम मत समझ लेना, है यहाँ पर हमारी कंपाउंड एपिथेलियम, वो सलाइवा की वजह से मॉइस्ट बनी रहती है, एंड म्यूकस सलाइवा में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो यस डक्ट्स में और ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल होता है, सो दिस इज द करेक्ट वन। और ब्रोंकियोल्स में हमने पढ़ा सीलिएटेड कॉल्यूमनर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेती हूँ एक बार, एपिथेलियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे मिल रहा है तो, वरना फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इश्यू पर। ये रहा एक 2011 में भी आया है,
द ciliated columnar epithelial cells, the ciliated cilia भी है, columnar भी है, in humans are known to occur in, ठीक है। तो cilia बट ऑब्वियस स्टमक में तो होंगे नहीं, ब्रोंकियोल में होंगे, ठीक है, एंड फेलोपियन ट्यूब में। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाइल डक्ट हटा दो, देन अगेन यूरिथ्रा हटा दो, तो सीधा सीधा ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है, डन। एंड 2011 और 10 दोनों में ये क्वेश्चन आया है, द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो किन सेल्स की बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा मुझे इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि अगर हम वैसे यहाँ पर अगर सिर्फ कैपिलरीज होता ना बच्चों, पर होता था 2010-11 में थोड़े से कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे जो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते थे। अगर कैपिलरीज की लाइनिंग बोल रहा है तब तो स्क्वैमस एपिथेलियम, बट अगर हम ओवरऑल ब्लड वेसल्स में तो आर्टरी और वेन भी आते हैं ना। अब देखो फिर से कोरिलेट करो तुम्हारी नॉलेज, जब तुम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो बहुत शॉर्ट में आर्टरी और वेन के वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो कि जो आर्टरी और वेन है दोनों में क्या होता है, 3 लेयर्स होती हैं वॉल की, 3 लेयर्स होती हैं वॉल की, है ना। अगर ये एक आर्टरी है या वेन है तो 3 लेयर्स होती हैं वॉल की, 3D में इमेजिन करो 1, फिर उसके अंदर सेकंड, फिर थर्ड, 3 लेयर्स होती हैं, है ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो उनमें से जो मीडिया होती है उसमें मसल्स भी होती हैं, तभी तो हमारी आर्टरीज और वेन्स में कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन होता है, तो वहां पे स्मूथ मसल्स भी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया है, द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इनस्पेसिफिक लगा, बट क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि ये जस्ट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल पूछ रहा है, तो फिर ऐसी लाइनिंग होगी जो सब में है ना। इसीलिए कह रही हूँ कि थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज इनएप्रोप्रिएट है, बट ठीक है, वी हैव टू गो विद ऑप्शन 2। बट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आर्टरी और वेन में सबसे बाहर जो एक्सटर्ना है उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, फिर जो मीडिया होती है स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है इनर, वो स्क्वैमस एपिथेलियम यानी एंडोथेलियम की बनी होती है, ठीक है, डन। तो जो प्योर एपिथेलियम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट इश्यू पर, दैट इज एपिथेलियम के बाद, अच्छा हाँ एपिथेलियम में एक चीज और है गई, ये भी रिवाइज कर लेते हैं। एपिथेलियम में आपको जंक्शंस पढ़े हैं आप लोगों ने, मैंने पढ़ा रखे हैं आपको लेक्चर में, ठीक है। जंक्शंस में बहुत अच्छा सा डायग्राम बना के बता रखा है कि 3 तरह के जंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, एंड इन जंक्शंस पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आपको ध्यान भी रखना है कि अगर मैं ये 2 सेल्स बनाऊं, सपोज दीज आर 2 एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, तो ये 2 एपिथेलियल सेल्स के बीच में 3 तरह के जंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है तीनों जंक्शन सेम नेबर सेल्स के बीच में हो, कोई जंक्शन कहीं हो सकता है, कोई कहीं और हो सकता है, अलग अलग, ठीक है। तो जनरली जो एपेक्स की तरफ वाला पार्ट है, यहां पर ऐसे कुछ सीलिंग पॉइंट्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे सेल्स के 2 सेल्स को आपस में सील कर दिया हो, दैट इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। और ये सिंपली इसलिए होते हैं कि जो सेल के सब्सटेंसेस हैं वो यहां से लीक करके बाहर ना जाए, ठीक है। यहाँ थोड़ा हल्का सा इंटरसेलुलर स्पेस है, अगर वैसे एपिथेलियम में नाक के बराबर होता है, बट अगर है और वहां सिक्रीशंस आ रहे हैं तो वो सिक्रीशंस बाहर लीक ना हो, तो टू प्रिवेंट लीकिंग, टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, इसके लिए टाइट जंक्शन होते हैं, दीज आर द टाइट जंक्शंस, ठीक है। अगर हम सेल के एकदम बेस पर जाएं तो सेल के बेस पर बच्चों कुछ टनल्स होती हैं, टनल्स मतलब कि जैसे अगर यहां पर मैं बनाऊं इस तरह की कुछ टनल्स होती हैं, ठीक है, जैसे सुरंग होती है ना, टनल्स, बिल्कुल वैसे छोटे छोटे आप पाइप समझ लो जो अंदर से हॉलो हैं। तो ये किस में हेल्प करेंगे, कोई भी सब्सटेंस, वैसे तो सेल टू सेल भी डिफ्यूज कर सकता है, बट और फास्ट उसको डिफ्यूज करना है, या डिफ्यूजन में जनरली बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर पाते हैं, थोड़े से बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, उन्हें एक सेल से दूसरी सेल में भेजना है, तो उन मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज है वो इन जंक्शंस के थ्रू होता है, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शंस, ठीक है। ये हैं टाइट जंक्शंस, ये हैं कम्युनिकेशन जंक्शंस, या इनका एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन पढ़ के हमें लगता है कि 2 सेल्स के बीच का गैप, नहीं, गैप इसलिए कहा है यहाँ पर एक तरह से ये ओपन है जिनके थ्रू सेल चीजों को ट्रांसफर कर सकती है, इनका गैप जंक्शन का एक और नाम लिख लो, कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म को ज्वाइन करते हैं जिससे रैपिड ट्रांसफर हो सके, किसका, आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, एज वेल एज कभी कभार बिग मॉलिक्यूल्स भी इनको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर एज इट इज लाइन आ जाएगी एनसीईआरटी से उठ के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में। और जो तीसरे तरह का जंक्शन है वो यहां पर होते हैं बच्चों, इनको कहते हैं, इनको आप थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर लो, इनको कहते हैं एडहेरिंग जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शन। इनमें कुछ मतलब ऐसे नहीं, एक मिनट रुको,
इनको आप ऐसे ड्रॉ करो, हो पूरा डायग्राम मिट गया। इनको आप ऐसे ड्रॉ करो, इसमें इस तरह से एक कुछ फाइब्रिल्स होते हैं, यूं समझ लो कुछ फाइब्रिल्स होते हैं, टोनो फाइब्रिल्स वगैरह। और ये है ना, जैसे हम दो कपड़े के टुकड़ों को आपस में सिल देते हैं उनको जोड़ने के लिए, बिल्कुल वैसे ही दो सेल्स को आपस में चिपकाए रखने के लिए ये स्यूचरिंग की तरह हेल्प करते हैं। तो इनको बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन, दो सेल्स को आपस में सीमेंटेड करने के लिए। जैसे हम ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट की लेयर लगाते हैं, यहाँ पर एडहेर जंक्शन सीमेंटिंग कर रहे हैं नेबरिंग सेल्स का, जहाँ पे फोर्सेस वगैरह ज्यादा लगते हैं, वहां पर कहीं सेल्स एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, तो उन्हें सीमेंटेड रखने के लिए एडहेरिंग जंक्शन। ठीक है, तो आप लॉजिकली याद रखेंगे तो आपको तीनों के फंक्शंस इजीली याद रहेंगे। डन। अब देखो जरा जंक्शंस पे क्वेश्चंस आए हैं क्या, जंक्शंस पे क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेट्स चेक। जंक्शन पे आपका क्वेश्चन आया है, मुझे तो ऐसा ध्यान है 2024 में भी इस पर एक क्वेश्चन था, नहीं होगा इसमें, नहीं है तो ठीक है, बट रिसेंट ईयर में ही आया, 2021 में आया इस पे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। ये मत सोचना 21 में आया तो मैम हमारे नहीं आएगा, है ना, कभी भी आ सकता है कोई भी क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी से, तो आपको सब पढ़ के जाना है। आइडेंटिफाई द सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज, तो दैट इज टाइट जंक्शन, and facilitation of communication with neighboring cell via rapid transfer of ion। दो तरह के जंक्शन आपको चूज करने हैं, एक तो जो लीकिंग को स्टॉप करे और जो कम्युनिकेशन का काम करे, यानी गैप जंक्शन। तो बस निकाल लो आंसर। हाँ, कहाँ है इसमें, ये रहा, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से जंक्शंस पढ़े हुए हैं, रिवाइज करा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई गलती होगी। ये देखो 2019 में अच्छा खासा क्वेश्चन आया है जंक्शंस पे। क्या क्वेश्चन है इसमें, आपको मैच करना है बच्चों, सारे जंक्शंस बताने हैं। बताओ भाई, टाइट, ये जंक्शन यहाँ लिखा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। टाइट जंक्शंस का क्या काम है बच्चों, यहाँ से हटा दो। टाइट जंक्शंस का क्या काम है, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ये रहा, एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज। ठीक है, एडहेरिंग जंक्शंस, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये एडहेरिंग जंक्शंस है, और ये सेल टुगेदर टू फॉर्म शीट, ये कहीं और होना चाहिए था, ये यहाँ होगा, थ्रू केमिकल टू अनदर सेल। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। तो एडहेरिंग जंक्शन को किससे मैच करें बताओ, एडहेर क्या करता है, सीमेंटेशन का काम करता है, सीमेंटिंग, ये रहा, अच्छा ये यहां होना चाहिए था बच्चों, सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म शीट। ठीक, गैप जंक्शन अभी बताया मैंने आपको, कम्युनिकेशन, दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। और सिनेप्टिक जंक्शन आप कहां पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स में, इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, वो होता है इसके थ्रू, यानी डी का हो जाएगा सेकेंड। तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो हमारी मुश्किल थोड़ी आसान हो गई है, हमें इजीली आंसर मिल गया है ऑप्शन 3। ठीक है, जब भी इस तरह एक में तुम्हें आंसर मिल जाए, एक बार हल्का सा क्रॉस चेक के लिए कोई एक और देख लिया करो, तो निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ यार, इंश्योर हो जाओगे कि गलती नहीं हो रही है टिक करने में। देन और आएंगे जंक्शंस पे क्वेश्चन, और क्वेश्चंस आए हैं क्या जंक्शंस पे, ये रहा देखो 2015 में भी क्वेश्चन आया था, गैप जंक्शन पे ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू, गैप जंक्शन ये रहा इतना बड़ा सा, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन दीज, तो ऑप्शन 4। ठीक है, और कोई क्वेश्चन जंक्शंस पे आया हो, जो जंक्शंस पे और कोई क्वेश्चन आया है क्या, लेट मी चेक, हो गए, ये आपके जंक्शंस के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीटली रिवाइज हो गया है, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम कनेक्टिव टिश्यू पर। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू काफी बड़ा सा है, इसका पूरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ रखा है। बड़ा सा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्टिव टिश्यू हैं। जैसे एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट है बोन, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, ब्लड, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारी बॉडी में जो फैट है, एडिपोज टिश्यू, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेजेस भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो लिगामेंट एंड टेंडन्स होते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर आपने थोड़ा सा कोरिलेट नहीं किया अपनी नॉलेज को, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। यस इट इज, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की एक डेफिनेशन है कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक ऐसा टिश्यू जो बॉडी में ऑर्गन्स को लिंक करे और सपोर्ट करे। या तो ऑर्गन, जैसे आप देखते हो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज, ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए लेयर बनाते हैं, तो ये सपोर्टिंग टिश्यू भी हो गया। और ब्लड है, बोन्स है, बोन पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहे हैं।
ब्लड जो है वो चीजों को इधर से उधर सप्लाई कर रहा है, लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू की जो मेन डेफिनेशन है वो ये कि वो टिश्यू जो चीजों को लिंक करे एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करे, वो है कनेक्टिव टिश्यू। एंड इट रेंजेस फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये सॉफ्ट भी हो सकता है, ये हार्ड भी हो सकता है, और ये फ्लूइड भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में चाहे आप किसी का भी स्ट्रक्चर देख लो, चाहे आप ब्लड का स्ट्रक्चर देख लो, बोन का देख लो, कार्टिलेज का देख लो, एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट, टेंडन, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर देख लो, 3 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। कौन से 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे? एक तो कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू मतलब सेल्स, तो सेल्स मिलेंगी उसमें आपको। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं, एक लेयर बनाती हैं, बट कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स फैली रहती हैं। ठीक है, और इन्हीं सेल से सिक्रीट होता है एक ग्राउंड सब्सटेंस, एक जेल जैसा सब्सटेंस जिसको आप कहते हैं मैट्रिक्स, है ना। भाई सेल्स फैली हुई हैं तो थोड़ा सपोर्ट भी तो चाहिए सेल्स को चारों तरफ, तो एक मैट्रिक्स जो बनता है, तो एक हो गया सेल्स, उन्हीं सेल से बन गया मैट्रिक्स। आपकी बुक में लिख रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक्चुअली मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स हैं। छोटा सा वर्ड है, आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेनली इस मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं मॉडिफाइड टाइप के। अब वो कौन से हैं उनकी डिटेल में हमें नहीं जाना। ठीक है, एंड तीसरा एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इन्हीं सेल्स से बच्चों, इन्हीं सेल्स से कुछ फाइबर्स सिक्रीट होते हैं जो इस टिश्यू को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट हो गया फाइबर, यानी किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में आपको सेल्स मिलेंगी, देन आपको उन्हीं सेल से सिक्रीट होने वाला मैट्रिक्स मिलेगा जिसे आप ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, और उन्हीं सेल से सिक्रीट होने वाले फाइबर्स मिलेंगे। ये 3 चीजें मिलकर किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को बनाती है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, फाइबर्स आर एब्सेंट इन ब्लड। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा होता है। फाइबर्स कभी भी ब्लड में नहीं डाले नेचर ने, क्योंकि तुम खुद सोचो अगर ब्लड में फाइबर्स होते तो जब ब्लड कैपिलरीज से गुजरता वो फाइबर्स ब्लॉक कर देते कैपिलरीज को और ब्लड फ्लो रुक जाता। तो ब्लड में फाइबर्स आर एब्सेंट। ठीक है, ये लिखा है एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स, पर ब्लड में फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, सेल्स तो सेल जो है वैसी बनी होगी, मैट्रिक्स मैंने तुम्हें कहा पॉलीसैकेराइड्स के बने होंगे, एंड फाइबर्स हमेशा ध्यान रखना प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीनेशियस है फाइबर्स, है ना, जिनमें से मेनली 2 प्रोटीन्स होती हैं, या तो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं या इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये देखो यहीं पर मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाती हूँ कि जो तुम्हें बंडल्स दिख रहे हैं ना, एकदम अच्छे खासे स्ट्रेंथ के टफ बंडल्स जो दिख रहे हैं, ये हैं कोलेजन फाइबर्स। ये व्हाइट होते हैं, ये बंडल्स में होते हैं, ये टफ होते हैं। ठीक है, और कोलेजन प्रोटीन के तो बने हैं ही। जबकि जो तुम्हें येलो कलर से दिख रहे हैं बच्चों, ये दिख रहे हैं येलो कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं, इनका नाम नहीं लिख रहा है क्या, आप लेबल कर लो, दीज आर इलास्टिन फाइबर्स, दीज आर इलास्टिन फाइबर्स। ये जैसा कि कलर दिखाया है येलो कलर के होते हैं। ठीक है, ये बंडल में नहीं होते बल्कि इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग पड़े रहते हैं, और क्योंकि इंडिविजुअल है और नाम भी इनका इलास्टिन है तो इनका काम है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी तो चाहिए कनेक्टिव टिश्यू में, स्ट्रेंथ तो दे दी किसने, कोलेजन ने, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो किससे मिलेगी, वो मिलेगी इलास्टिन फाइबर्स से। ठीक है, तो ये 2 तरह के फाइबर्स हो गए। एक तीसरे टाइप के फाइबर और दिख रहे हैं, कि तुम्हें पिंक कलर का नेटवर्क दिख रहा है क्या फाइबर्स का, ये है बच्चों रेटिकुलर फाइबर्स। क्या है ये, रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलम बायो में कहीं भी आता है, इसका मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ये किसके बने हैं क्या हैं, बस डू रिमेंबर एक और फाइबर्स का नेटवर्क कनेक्टिव टिश्यू में होता है, दैट इज रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, ये दोनों तुम्हें हर टिश्यू में मिलेंगे, रेटिकुलर कहीं मिलते भी हैं कहीं नहीं भी, बट कोलेजन और इलास्टिन हर टिश्यू में मिलेंगे। जहां कोलेजन ज्यादा होगा वो थोड़ा टफ होगा, जहां इलास्टिन ज्यादा होंगे वो थोड़ा इलास्टिक टिश्यू होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर समझ में आ गए तुम्हें। मैट्रिक्स तो पूरा का पूरा ये जो खाली जगह छोड़ रखी है जिसको लिखा नहीं है कुछ भी, दिस इज मैट्रिक्स। और सेल्स अलग अलग तरह की होती है, सेल्स के अलग अलग नाम है डिपेंडिंग ऑन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू। देखो एरियोलर वर्ड बना है एयर स्पेस से, जैसे हमारी बॉडी में
जहां भी कहीं खाली स्पेस बचता, मान लो कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के चारों तरफ खाली जगह पड़ी है, तो उसे सपोर्ट देने के लिए एरियोलर टिश्यू आ गया। कहीं भी जहां भी बॉडी में खाली स्पेस बचता, उस खाली स्पेस में एक आधार, एक ग्राउंड बनाने के लिए एरियोलर टिश्यू की फिलिंग कर दी नेचर ने। किसी भी ब्लड वेसल या जैसे आप नहीं पढ़ते न्यूरॉन्स वगैरह के चारों तरफ कवरिंग्स होती हैं, मसल्स के चारों तरफ कवरिंग्स होती हैं, तो वो भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हो सकती है। अलग अलग होता है उनमें कौन सी कहाँ है, बट आपको डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ एरियोलर टिश्यू की, तो उसमें सेल्स कौन कौन सी होंगी भाई? सेल्स के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे ना, डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इससे एक बार मैं तुम्हें ना यहाँ पर इसी फाइल पर बता भी देती हूँ, जो क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का हमने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार याद आ जाएगा तुम्हें इफ यू रिमेंबर। तो एक तो होता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सॉफ्ट नहीं, इसको लूज लिखो, सॉरी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए किस किस को याद आ रहा है मैम के साथ। लूज में दो हैं, एरियोलर जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, और एक हमारी फैट की लेयर यानी एडिपोज टिश्यू। ये दोनों लूज हैं। लूज क्यों? क्योंकि इनमें मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है और सेल्स एकदम दूर दूर हैं और फाइबर्स भी है, बट मैट्रिक्स सबसे ज्यादा है, तो लूजली पैक्ड है। डेंस कब हो जाएगा कि मैट्रिक्स में खूब डेंसली सेल्स पैक्ड है और खूब सारे फाइबर्स भर दो, तो वो कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाएगा, ठीक है। डेंस में फिर से दो हैं, अगर सेल्स और फाइबर्स बिल्कुल रेगुलरली अरेंज हैं तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इरेग्युलर रैंडमली कहीं फाइबर है कहीं सेल है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट तुम्हें नहीं दिख रहा, तो वो इरेग्युलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड में हार्ड भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है। हर बच्चे को ये क्लासिफिकेशन एज इट इज रटा हुआ समझ के रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एरियोलर अभी ये दोनों तो हम अभी देख ही रहे हैं। इसके एग्जाम्पल की चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम तुम्हारी बुक में देखें तो एरियोलर के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बच्चों, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने तुम्हें एक करेक्शन भी करवाया था। किसमें करवाया था? हाँ, बट इसके लिए मुझे तुम्हें स्किन का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, यहाँ दे नहीं रखा है। छोटी सी चीज समझ लेना बच्चों कि हमारी जो स्किन होती है ना, आप जब बोलते हो कि हमारी स्किन, मान लो मैं एक थोड़ी मोटी सी लेयर बना दूं, आप कहते हैं कि हमारी स्किन है, तो हाँ, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि हमारी स्किन बनी है कंपाउंड एपिथेलियम की, है ना। बट हमारी स्किन सिर्फ कंपाउंड एपिथेलियम की नहीं बनी, हमारी स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम के जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू की भी लेयर है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी स्किन में मान लो दिस इज द पार्ट ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, ये मल्टीपल जो लेयर्स हैं एपिथेलियम की वो है, और फिर उसी के जस्ट नीचे बच्चों दिस इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो इसको तो कहते हैं एपिडर्मिस। अब प्लीज ये मत समझना मैम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके क्यों पढ़ा रहे हो, ये बहुत जरूरी है समझना, तभी आपको कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल समझ में आएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों की लेयर को मिलाकर बच्चों स्किन कहते हैं। तो हमें लगता तो ये है कि स्किन इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, बट नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। स्किन इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है और डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, ठीक है। अब इस डर्मिस में भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इस डर्मिस में अगेन दो लेयर्स होती है। ये डर्मिस की दो लेयर है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ये जो लेयर है इसको कहते हैं पेपिलरी लेयर, इसमें ऐसे प्रोजेक्शंस हैं। चलो तुम तो लेयर के नाम पे मत जाओ, तुम तो समझ लो कि दो लेयर है, एक ये और एक ये वाली। लिख दूं क्या नाम याद नहीं करने तुम्हें, जस्ट वैसे ही लिख रही हूं मैं, ठीक है। नहीं लिख रही नाम, छोड़ो, फिर तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं चलता रहता है। तुम बस इतना सा याद रखो कि हमारे स्किन की डर्मिस में ये जो दो लेयर्स हैं, दोनों मैं आपको कह रही हूँ कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दे रखा है, अगर तुमने नोट किया हो तो, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, कहाँ गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोलर टिश्यू है उसमें भी एग्जाम्पल लिखा है बीनीथ द स्किन, और यहीं पर नीचे जो इरेग्युलर डेंस टिश्यू है ना बच्चों, ये रहा इरेग्युलर डेंस टिश्यू, कहाँ गया, इरेग्युलर डेंस टिश्यू नहीं, सॉरी, क्या हो रहा है ये, हाँ ठीक है ना, ये टाइप दिए हैं फिर दोबारा लिखा है ना, ये इरेग्युलर डेंस टिश्यू। इस इरेग्युलर डेंस टिश्यू में भी एग्जाम्पल दिया है प्रेजेंट इन द स्किन। कहाँ क्या दिया है? प्रेजेंट इन द स्किन। तो मैंने तुम्हें करेक्शन कराया था पढ़ाते वक्त कि यहां तो इन द स्किन लिखे रहने दो, लेकिन यहां
जो बीनीथ द स्किन लिखा है ना, उसको बीनीथ की जगह इन द स्किन करो, इसको भी बीनीथ की जगह इन द स्किन करो, क्योंकि अगर हम स्किन कह रहे हैं तो स्किन का मतलब हम डर्मिस लेयर की बात कर रहे हैं, और अगर हम डर्मिस लेयर की बात कर रहे हैं तो स्किन का पार्ट है, बीनीथ द स्किन नहीं कहेंगे, स्किन के नीचे तो फैट की लेयर होती है। एडिपोस टिश्यू का एग्जांपल तुम कह सकते हो बीनीथ द स्किन, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस डायग्राम पे अगर मैं जाऊं तो अब ये तो स्किन हो गई, इसी स्किन के नीचे ये पूरी एक फैट की लेयर है, दैट इज एडिपोस टिश्यू। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ स्किन। तो एडिपोस टिश्यू को मैं क्या कहूंगी बच्चों? बीनीथ द स्किन। एडिपोस टिश्यू कहाँ है? हमारी स्किन के नीचे फैट की जो लेयर होती है, जो जितना ज्यादा ओबेस है उसमें उतनी ज्यादा फैट की लेयर मोटी होती है, तो वो है हमारी फैटी लेयर। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फैट एक तो हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम करता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको अननेसेसरी बाहर नहीं निकलने देता, बॉडी को भी तो हीट की जरूरत है, और दूसरा रिजर्व फूड का काम करता है। जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन की कमी होती है तो फैट का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो एडिपोस टिश्यू के दो फंक्शन याद रखना, एक तो ये हमारी बॉडी को में इंसुलेटर की तरह काम करता है, और दूसरा फूड स्टोरेज, ये हमारा स्टोर्ड फूड है, एक तरह का स्टोर्ड फूड नहीं, रिजर्व फूड है। रिजर्व, स्टोर्ड फूड तो ग्लाइकोजन है, फिर तुम गड़बड़ कर दोगे। जब हमें जरूरत पड़ती है तो रिजर्व में रहता है ये एज अ फूड हमारे लिए। ठीक है, और जो मैं आपको बाकी की दो लेयर्स कह रही हूं, कौन सी? कि कनेक्टिव टिश्यू में लूज भी है हमारी स्किन में और डेंस भी है। तो ध्यान रखना कि ये वाली जो लेयर है, दिस इज लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी एरियोलर की लेयर है, और ये वाली जो लेयर है दिस इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा है स्किन में? इर्रेगुलर है बच्चों, इर्रेगुलर। रेगुलर तो टेंडन और लिगामेंट के पास है, इर्रेगुलर कोई रेगुलरिटी की जरूरत नहीं है, रेगुलरली सेल्स बिखरी हुई हैं, फाइबर्स हैं, मैट्रिक्स है, तो डेंस है बट इर्रेगुलर है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद हो गए। लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर बहुत जगह होता है, उसका एक एग्जाम्पल है इन द स्किन। अगर मुझे बीनीथ बोलना है तो मुझे बोलना चाहिए बीनीथ द एपिडर्मिस, बट मैं बीनीथ द स्किन नहीं बोल सकती, क्योंकि बीनीथ द स्किन की मतलब ये जगह हो गई। ठीक है, और डेंस का भी एग्जाम्पल है इन द स्किन। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम इन द स्किन में दो कहां से आ गए? तो नाउ इट इज क्लियर टू यू कि हमारी स्किन में एक्चुअली देखा जाए तो 3 लेयर हैं। एक सबसे ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम की एपिडर्मिस, फिर 2 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स हैं जिसको मिलाकर डर्मिस बोलते हैं, जिनमें से एक लेयर लूज की बनी है और एक डेंस की बनी है। ठीक है, अब तुम्हारे को इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये देखो, तो अब यहां पर अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं, इस चार्ट को पूरा करूं, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, वैसे मैंने कहा एरियोलर और भी कई जगह होता है, बट हम सिर्फ एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल देखें तो इन द डर्मिस ऑफ स्किन, ऐसे लिख दूं मैं, इसका एग्जाम्पल हो गया इन द डर्मिस ऑफ स्किन। एडिपोस का एग्जाम्पल हो गया बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन। कहीं पर ज्यादा मोटी लेयर होती है, कहीं पर पतली लेयर होती है। रेगुलर डेंस का एग्जाम्पल हो गया टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट। कितने बच्चों को याद है? लिगामेंट इज द जंक्शन बिटवीन बोन टू बोन, 2 बोन्स को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, जबकि टेंडन इज द जंक्शन बिटवीन मसल एंड बोन। अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू दिखा रखा है मैंने तुम्हें। ठीक है, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगेन इन द डर्मिस ऑफ स्किन, अगेन इन द डर्मिस ऑफ स्किन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इन द डर्मिस ऑफ स्किन। ठीक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में हो गया हमारा बोन्स एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज भी हार्ड में आएगी, इलास्टिक होती है बट हार्ड में रखेंगे। एंड फ्लूइड में हो गया ब्लड, एंड साथ में आप लिम्फ भी याद कर सकते हो, लिम्फ ब्लड से ही बनता है, चाहो तो अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपको एज इट इज एकदम परफेक्टली प्रॉपरली खुद से समझ के याद होना चाहिए, तो आपके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर नहीं बना रखा है तो प्लीज इसे बना लो, इसका फोटोग्राफ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना। ठीक है, अब मैंने तुम्हें लगभग कनेक्टिव टिश्यू का रिवीजन करा दिया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं और देखते जाएंगे जो जो क्वेश्चन में और चीजें आती जाएंगी। ठीक है, ये तो मसल्स का क्वेश्चन है, अभी बाद में करेंगे हम, पहले हाँ इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखो यहाँ पर आपसे पूछा है, स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों आपको 2। स्टेटमेंट 1 में कहा है लिगामेंट्स आर डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। देखो लिगामेंट्स को इर्रेगुलर में नहीं रखेंगे आप, है ना, अभी तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया और याद भी हो गया कि हाँ भाई टेंडन और लिगामेंट रेगुलर है और ये इर्रेगुलर है, बट एग्जाम में अगेन ये मिक्स हो जाते हैं, तो आपको कोई या तो ट्रिक बना लेनी है
ये लॉजिकली इसको समझ लेना है। मैंने तो ऐसा समझ रखा है कि भाई जो दो चीजों को कनेक्ट कर रही हैं चीजें, वहां पर इरेग्युलर होगा तो कनेक्ट कैसे होंगी प्रॉपरली। तो जो कनेक्शन बनाने वाले टिश्यूज हैं वहां रेगुलर अरेंजमेंट है, और जो स्किन के नीचे है वहां तो इरेग्युलरली भी अरेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इरेग्युलर की बनी हुई है। ठीक है, बाकी आप कोई भी लॉजिक या ट्रिक बनाकर प्लीज याद रखना, क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। ओके, टेंडन और लिगामेंट में कौन सा रखेंगे आप याद, रेगुलर। अच्छा, इनके डायग्राम भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हैं, देखो 2 डायग्राम दिए हैं, ये तो एरियोलर का डायग्राम था। अच्छा, हम सेल्स का भी तो रिवीजन कर रहे थे, एक बार वो और बता दूं मैं तुम्हें, क्लासिफिकेशन पे चले गए थे, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के अलग अलग नाम है। जैसे अगर हम एरियोलर टिश्यू की बात करें तो एरियोलर टिश्यू में आपको दिख रही है कौन कौन सी सेल्स हैं, ये इरेग्युलर सी मैक्रोफेजेस हैं, किसी भी पैथोजन को फैगोसाइट करने के लिए। ठीक है, मैक्रोफेजेस, जैसे ब्लड में मोनोसाइट्स नहीं होती है, एमएन, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, फैगोसाइटिक सेल्स होती है। तो ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि ब्लड से जो मोनोसाइट्स हैं वो टिश्यूज में आ जाती हैं, और टिश्यूज में बड़ी बड़ी सेल्स बनाती हैं मोनोसाइट्स जुड़कर, उनको कहते हैं मैक्रोफेज। वो बिल्कुल अमीबा की तरह पैथोजेंस को, फॉरेन एजेंट्स को पकड़कर खा जाती हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस हो गई। देन फाइबर्स जिनसे निकल रहे हैं, अभी मैंने आपको कहा था कि फाइबर्स खुद सेल्स ही बनाती हैं, तो फाइबर्स को सिक्रीट करने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइब्रोब्लास्ट होती हैं। ये इस तरह से थोड़ी ब्रांच्ड होती हैं, इरेग्युलर सी होती हैं। ठीक है, देन ये जो इसमें आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं ना बच्चों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिक्रीटरी सेल्स हैं। ये तरह तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं। ऐसे तो फाइब्रोब्लास्ट भी सिक्रीट कर रही हैं, बट फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स को सिक्रीट कर रही हैं, जबकि मास्ट सेल्स है ना, मास्ट सेल्स जो हैं इनको आपको याद रखना ही रखना है। ये 2-3 चैप्टर्स में अलग अलग जगह आई है। इफ यू रिमेंबर, तो ब्लड में आप बेसोफिल पढ़ते हो, तो बेसोफिल जो 3 केमिकल सिक्रीट करती है ना, वही मास्ट सेल करती है। यूं समझ लो कि ब्लड भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड की मस्ट सेल्स हैं बेसोफिल, और कनेक्टिव टिश्यू की जो ये सेल्स हैं उनका नाम है मस्ट यानी मास्ट सेल्स। कौन से 3 केमिकल सिक्रीट करती हैं, यही लिख लो। ये सिक्रीट करती हैं बच्चों, एक तो हिपैरिन जो एक एंटीकोएगुलेंट है हमारा, दूसरा हिस्टामिन जैसे आप पढ़ते हो एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और कई जगह जब हमें रेडनेस होती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती है ना, वहां पर होता है इन्फ्लेमेशन करता है, मतलब यूं समझो आप। ठीक है, और तीसरा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, तो हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन तीनों आपको याद रखने हैं मास्ट सेल्स के सिक्रीशन में। सेम बेसोफिल भी यही तीनों केमिकल को सिक्रीट करती हैं, और इन दोनों को, हिस्टामिन और सीरोटोनिन को, या आप समझ सकते हो, चलो इन दोनों को लिख लो, इन्हें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहा जाता है। जब भी हमें कहीं चोट लगती है या कोई भी इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, हल्की सी सूजन आ जाती है ना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो ये दोनों केमिकल की वजह से हो रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी को पता चले, इम्यून सिस्टम को पता चले कि हाँ यार कोई ना कोई इंजरी हुई है और उसके अगेंस्ट हम रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन, फीवर आना, ये सब हमें पेन तो पहुंचाते हैं, बट ये चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए होती है कि भाई फटाफट जाग जाओ, कोई ना कोई अटैक हुआ है बॉडी पर। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो पता ना लगे सीवियर प्रॉब्लम हो गई उससे। ठीक है, डन, ध्यान रहेगा। मास्ट सेल्स हो गई, और कोई सेल इसमें मेन फाइब्रो, वैसे और भी बहुत सारी होती हैं, इनमें प्लाज्मा सेल्स भी होती हैं, एंड देयर आर सो मेनी सेल्स, बट आपको सारी दे नहीं रखी है, तो 3 दिए तो आप 3 ही याद रख लो। ठीक है, ये क्या दिखाई है, तो कैपिलरी दिखाई है, ऐसे एंडोथेलियम कैपिलरी बनाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स होंगी या नहीं होंगी कनेक्टिव टिश्यू में, बताओ। चलो एक और पॉइंट याद आया मुझे कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है उसमें सेल्स इतनी पास पास है बच्चों कि सेल्स के बीच बीच में ब्लड कैपिलरीज के जाने की जगह ही नहीं है। तो हमारी जो एपिथेलियम है ना वो एवास्कुलर होती है, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। फिर आप कहेंगे मैम सेल्स को जिंदा कैसे रखते हैं, तो इसलिए आप हमेशा देखना कि जहां पर भी एपिथेलियल कवरिंग होगी, एपिथेलियल के आसपास कहीं भी आपको कनेक्टिव टिश्यू जरूर मिलेगा, बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी गुड वैस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली वैस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू में क्योंकि लूज सेल्स है ना, मैट्रिक्स है, तो इजीली ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बन जाता है, और उन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू चीजों की सप्लाई हो जाती है ना। ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब सेल्स को, मैट्रिक्स को मिल गया, और इसी के ऊपर मान लो एपिथेलियम की लेयर है, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो सब्सटेंस एपिथेलियम तक पहुंच जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए सेल को जिंदा रहने के लिए, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचते हैं। इसीलिए आप इस पॉइंट से ये कनेक्ट कर सकते हैं कि नेचर ने हमारी स्किन में ये लेयरिंग इसीलिए की बच्चों, क्योंकि स्किन में सबसे ऊपर तो एपिथेलियम आ गई। अब एपिथेलियम को तो ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई मिल नहीं रही, तो एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक लूज लेयर बना दी प्रोजेक्शन से, इसलिए पैपिलरी लेयर, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू डाल दिया। आराम से खूब सारी ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, और उनसे ऊपर वाली सेल्स को डिफ्यूजन के थ्रू नरिशमेंट मिल जाएगा, और फिर नीचे थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए इरेग्युलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बना दी। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि कनेक्टिव टिश्यू इज हाईली वैस्कुलर, जबकि एपिथेलियल टिश्यू इज एवास्कुलर।
बट उसमें भी सेल्स को सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह मिलते हैं। ठीक है, डन। और इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू में हम बोलते हैं ना रीजनरेशन कैपेसिटी अच्छी होती है, कहीं भी हमें चोट लग जाए तुरंत हीलिंग होकर नई सेल्स बन जाती हैं, है ना। वो एपिथेलियल टिश्यू में सोचो ब्लड सप्लाई ना होते हुए भी दे हैव हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, क्योंकि नीचे से उनको लगातार न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन मिल रहे हैं। डन, ठीक है, इसकी सेल्स याद रहेंगी आपको। नाउ एडिपोज टिश्यू में आपको बस एक ही सेल का नाम याद रखना है, वैसे होती सारी सेल्स हैं बट इनमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है फैट को स्टोर करने के लिए। भाई इन सेल्स में तो फैट स्टोर हो नहीं सकता। मैट्रिक्स जेल लाइक है, फ्लूइड यानी वाटर, तो एक्वस चीज में भी फैट स्टोर नहीं हो सकता। तो एडिपोज टिश्यू में जो आपको बड़ी सी सेल दिख रही है, यहाँ पर बनाई है, इधर बनाई है, ये सब बड़ी बड़ी सेल्स क्या हैं? दीज आर, लिख लो यहाँ, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स, इन सेट में एक बड़ी सी, जैसे प्लांट सेल में एक बड़ी सी वैक्यूल नहीं होती, वैसे इनमें भी एक बड़ी सी, इसको वैक्यूल नहीं बोलते, ग्लोब्यूल बोल सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड फैट स्टोरेज एरिया, दिस इज फैट ग्लोब्यूल। इसी फैट ग्लोब्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता नहीं, आराम से फैट का स्टोरेज होता रहता है। साइटोप्लाज्म कहाँ आ गया? बिल्कुल पेरीफेरी पर आ गया। ये न्यूक्लियस भी पेरीफेरी पर आ गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो सेल में वो सब चीजें हैं जो होनी चाहिए, बस एडिशनली एक फैट स्टोरेज के लिए बड़ी सी ग्लोब्यूल है। ठीक है, वैक्यूल जैसी है बट आप उसे वैक्यूल नहीं बोलेंगे, फिर आप मिक्स कर दोगे वरना। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू की स्पेशल सेल हो गई एडिपोसाइट्स। ठीक, देन बाकी किसी में सेल का कोई स्पेशल नाम नहीं है। ये दोनों डायग्राम अगर आते हैं नीट में तो देखो, आप पहचान पा रहे हो क्या बच्चों? आप पहचान पा रहे हैं क्या कौन सा दोनों डेंस हैं? क्यों डेंस हैं? वो दोनों क्यों लूज थे? बताओ, ये दोनों लूज टिश्यू क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों में फाइबर्स और सेल्स कम हैं, लूजली पैक्ड है, मैट्रिक्स पूरे में फैला हुआ है। जबकि यहाँ क्लियरली डायग्राम से दिख रहा है तुम्हें खूब सारे फाइबर्स है, फाइबर्स आर वेरी मच, सो दिस इज डेंस टिश्यू। ठीक है, और क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है यहाँ पर फाइबर्स और जो सेल्स हैं वो एक रो, सेल्स आर अरेंज्ड इन अ रो, इन अ रोज पैटर्न, सो दिस इज रेगुलर रोज, वो गुलाब वाला रोज नहीं, ROW, रो कतार। ठीक है, रेगुलर, और यहाँ पर रेंडमली बिखरे हुए हैं, सो दिस इज इररेगुलर। एग्जाम्पल गड़बड़ तो नहीं करोगे? इररेगुलर कहाँ है? स्किन में, और रेगुलर कहाँ है? जहां कनेक्शन बनता है टेंडन एंड लिगामेंट में। ये टेंडन और लिगामेंट को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा। यहाँ लिख रहा है टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है। एक डायग्राम बना लेना छोटा सा, अगर तुम याद रखना चाहो कि सपोज ये हमारी कोई बोन है, सपोज ये हमारी कोई बोन है, और इस बोन से एक बोन और बना देती हूँ, पहले रुको, एक और बोन बना देते हैं। ये मान लो एक बोन है, जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम बना रही हूँ समझाने के लिए। तो दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला तो हो गया लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने वाला तो क्या हो गया? क्योंकि दोनों बोन्स टफ हैं, हार्ड हैं, तो उनको जोड़ने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल टिश्यू चाहिए, तो लिगामेंट। ठीक है, बट हमारे बोन्स से मसल्स भी तो जुड़ी रहती है ना बच्चों। सपोज करो ये एक मसल है, ये एक मसल है, ठीक है, तो आपने देखा है मसल्स में ऐसे रेड कलर की मसल दिखाते हैं और जो एंड होता है वो थोड़ा सा व्हाइट कलर का दिखाते हैं। तो वो जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं ना, वो टेंडन होता है एक्चुअली। टेंडन एक बोन को एक मसल से कनेक्ट करता है, मसल और बोन को कनेक्ट करता है टेंडन, MB टेंडन से एक नाम याद कर लो, MB टेंडन, मसल बोन टेंडन, या फिर BLB याद कर लो इसके लिए, BLB, व्हाटएवर। मैटर ये करता है कि आपको याद रहना चाहिए, समझ के याद करना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में गलतियां ना। ठीक है, डन। चलो अब फटाफट देखो क्या क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, 2024 में ही आया था इस टॉपिक से। अरे तो मसल्स का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, पहले हम कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। ये रहा, लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर, नहीं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, लिगामेंट रेगुलर में आता है। कार्टिलेज इज डेंस, नहीं, कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड में आता है। ठीक है, हार्ड है पर डेंस नहीं है, डेंस अलग है, हार्ड अलग है। मैंने कहा ना, अगर ये क्लासिफिकेशन तुमने एज इट इज अपने दिमाग में समझ के छाप लिया है तो गलती नहीं होगी। कार्टिलेज हार्ड है, डेंस नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहां पर तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए बच्चों, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन 4। और क्या क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? बता दो भाई, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ये रहा न्यूरोग्लिया, ये हम अभी नर्वस टिश्यू में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स तो होती ही है, न्यूरॉन्स के अलावा एक और भी होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, इस पे अभी आएंगे अभी, और चलो बता देती हूँ कि ये तो हमने देख लिया।
अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके बुक में कार्टिलेज और बोन के बारे में भी दे रखा है स्पेशलाइज में, और ब्लड के बारे में भी दे रखा है। ब्लड तो आप बहुत अच्छे से पढ़ ही लेते हो, थोड़ा सा यहाँ कार्टिलेज और बोन्स को रिवाइज कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर कार्टिलेज और बोन का ना बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बट वो आपके कोर्स में नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जितनी लिमिटेड नॉलेज एनसीईआरटी ने दी है बस आप उसे समझ के याद कर लो, ठीक है। तो अगर हम कार्टिलेज और बोन को देखें बच्चों, उनके सेक्शंस आपको दिखाए हैं। तो कार्टिलेज में आपको ये पेयर में सेल्स दिख रही हैं, दीज आर कार्टिलेज, ये लिखा हुआ है देखो, कॉन्ड्रोसाइट आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। जनरली ये कार्टिलेज सेल्स ऐसे पेयर में होती हैं, दो दो होती हैं, और इनके चारों तरफ जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो हमें इनके चारों तरफ हल्का सा खाली स्पेस नजर आता है, एकदम हॉलो, एकदम खाली, एक लेक्यूना सा नजर आता है। इस खाली स्पेस को, चारों तरफ के खाली स्पेस को लेक्यूनी बोलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ भी मिलेगी। ये जो इसमें स्टार शेप सेल्स दिखाई हैं आपको, ये स्टार, ये क्या है पता है? ये सेल्स हैं, बोन में भी सेल्स होती हैं। बोन कोई नॉन लिविंग टिश्यू नहीं है, तुम्हारा लिविंग टिश्यू है। बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो दर्द होता है, क्योंकि बोन में सब कुछ है, ब्लड सप्लाई है, सेल्स है, मैट्रिक्स है। कई बच्चे सोचते हैं बोन तो कैल्शियम की बनी है, सिर्फ कैल्शियम की नहीं बनी बोन। बोन एक लिविंग टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो बोन में सेल्स वगैरह सब कुछ है बच्चों। बोन में बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते जाते हैं, और फिर लास्ट में हमारी बोन की जो सेल्स हैं वो ऐसे ना कंसेंट्रिक लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। तो इन सेल्स को, जो स्टार शेप सेल्स दिख रही हैं तुम्हें, दीज आर ऑस्टियोसाइट्स। जैसे वहां कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वैसे बोन में होती हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। देन ऑस्टियोसाइट्स में भी आपको चारों तरफ लेक्यूनी दिखेगी, इनके चारों तरफ क्या दिखेगी? लेक्यूनी दिखेगी, थोड़ा थोड़ा हॉलो स्पेस दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि ये सेल्स अपने साइज को थोड़ा सा ग्रो कर सके, क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, ये जो चारों, जो भी खाली जो पिंक पिंक कलर से दिख रहा है, यूं समझ लो ये पूरा मैट्रिक्स कैल्सिफाइड है। बोन में तो हाईली कैल्सिफाइड है, ठीक है, बोन में तो हाईली कैल्सिफाइड। हम क्यों बोलते हैं बोन कैल्शियम की बनी है? कहाँ है बोन में कैल्शियम? जो अभी हम कह रहे थे ना कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, तो बोन्स का जो मैट्रिक्स है उसमें लगातार कैल्शियम का डिपोजिशन होता जा रहा है। दैट्स वाई बोन्स हैव कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। कहीं भी लिख देती हूँ, बोन्स हैव कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। बोन्स में क्या होता है? कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जबकि कार्टिलेजेस में जो मैट्रिक्स है, कार्टिलेज का भी मैट्रिक्स हार्ड है, लेकिन बोन जितना हार्ड नहीं है। क्यों हम कहते हैं कि कार्टिलेज में इलास्टिसिटी? आप अपने ईयर पिन्ना को देखो, रिबाउंड हो जाएगा, नोज टिप को देखो, है ना, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी क्यों होती है? क्योंकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो हाईली कैल्सिफाइड नहीं होता, बल्कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट नाम की प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन्स होती हैं। लिखा है क्या तुम्हारी बुक में? शायद उस चैप्टर में लिखा है, जो बोन्स वाला चैप्टर है ना, कौन सा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां ये नाम लिखा हुआ है, कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन्स। कुछ बुक्स में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट लिखा रहता है, कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन एक ही बात है, कॉन्ड्रो वर्ड देख लेना तुम, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, कार्टिलेज तो कैसी है, इस कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की वजह से प्लाइबल है, जबकि बोन्स में कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होने की वजह से बोन्स कैसी हैं? नॉन प्लाइबल हैं, उनमें इलास्टिसिटी नहीं है, दे आर एग्जैक्टली रिजिड, बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर। समझ गए दोनों में डिफरेंस आप लोग, ठीक है। एंड यस, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो आप कहेंगे मैम फाइबर्स हैं क्या इनमें? बिल्कुल हैं, आपने कोरिलेट किया हो या नहीं, बट यस, कार्टिलेज में भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और यहाँ दिखाए नहीं है तुम्हें। बोन में भी, मैं जस्ट ऐसे लिख रही हूँ, कहीं लेबल नहीं कर रही हूँ, उसमें पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए बोन में भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स बोन और कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टफनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या? बोन में कॉन्ड्रोसाइट, सॉरी, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट, बोन में ऑस्टियोसाइट। वहां पर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का मैट्रिक्स, यहाँ कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, वहां पर भी कोलेजन फाइबर्स, यहाँ पर भी कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, क्लियर। अब हमारी बॉडी में कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? देखो लिखा है स्मॉल कैविटीज, एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज, ये स्मॉल कैविटीज लेक्यूनी है, ठीक है। कहाँ कहाँ होती है बताओ कार्टिलेज? बहुत सारी जगह होती है। इफ यू नो, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना बच्चों, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारा ज्यादा पूरा स्केलेटल सिस्टम लगभग कार्टिलेजिनस होता है। जो जो अब हमारे पास बोन्स हैं, हमारा स्कल है, हमारी बैक बोन है, हमारी जितनी भी बोन्स हैं, वो इतना रिजिड नहीं हो सकते एम्ब्रियो में एकदम से। तो एम्ब्रियो में जनरली पहले कार्टिलेज बनती है, फिर कार्टिलेज में मॉडिफिकेशन होने से वो सब बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी बोन्स को कार्टिलेजिनस बोन्स कहते हैं, वो आप मेडिकल में पढ़ोगे आगे, ठीक है। बट डू रिमेंबर कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा ज्यादातर स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज का बना है, लेटर इट इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स। अभी एडल्ट में कार्टिलेज कहाँ कहाँ है? अभी बताया, टिप ऑफ नोज पर है, आपके आउटर ईयर जॉइंट्स, पिन्ना याद रख सकते हो, पिन्ना पे है,
ये अभी जो क्वेश्चन आया, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जब भी आप बैकबोन बनाते हैं तो यू नो कि बैकबोन कोई एक बोन नहीं है, बल्कि छोटी छोटी वर्टिब्रीज से मिलकर बना एक वर्टिब्रल कॉलम है। तो दो वर्टिब्रीज को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाते हैं क्या बच्चों? जिसने अच्छे से बोन चैप्टर पढ़ा है मुझसे, उसमें पढ़ाया है मैंने। तो दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारी बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? अगर एक सीधी खड़ी बोन होती तो हमेशा हमारा पोस्चर ऐसा रहता, हम बैठते उठते कुछ भी करते हमारी बैक ऐसे रहती, एक ही बोन होती तो। पर हमारे में जो झुकने की जो भी बेंडिंग्स हम करते हैं क्यों है? क्योंकि हमारी बैकबोन में लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है ना। साइनोवियल जॉइंट्स नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं, है ना। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इट इज अ कार्टिलेज, इट इज अ कार्टिलेज। ओके, तो यस, कार्टिलेज कहां प्रेजेंट है? बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और उसके अलावा लिम्स एंड हैंड्स क्यों लिखा? लिम्स एंड हैंड्स में तो बोन्स है, यहाँ पे कार्टिलेज का क्या काम? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ये हमारी दो लॉन्ग बोन्स हैं, तो दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट तो होते ही हैं बच्चों। प्लस आपने बोन का स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं पढ़ा, बट ध्यान रखना हमारे जो लॉन्ग बोन के एंड्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये हमारी एक लॉन्ग बोन है, तो इस लॉन्ग बोन के एंड पर यहाँ एक कार्टिलेज की लेयर भी होती है। सो लिम्स मतलब जो हमारी लॉन्ग बोन्स है हाथ पैरों में, उन लॉन्ग बोन के एंड्स पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके कार्टिलेज के एग्जांपल्स हो गए। डन। आगे बोन्स का कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, बोन्स तो आपको पता है बॉडी में हर जगह है। बोन्स के फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, आपको सारे फंक्शन पता है। एक फंक्शन याद रखना कि बोन में जो बोन मैरो होता है, वैसे तो हमारी बोन का मैट्रिक्स कैल्सिफाइड है, बट बोन के सेंटर में एक फ्लूइड टिश्यू होता है कैनाल और एंड्स पर, दैट इज बोन मैरो। इट इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स विच इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। जो हमारी आरबीसीज या इसको हीमोपोइसिस भी कह सकते हो तुम। हीमोपोइसिस यानी सभी ब्लड सेल्स का बनना, और उनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है। तो आपकी ब्लड सेल्स ब्लड में नहीं बनती, आरबीसी से नई आरबीसी नहीं बनती, बल्कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की स्टेम सेल्स कहाँ होती हैं? बोन मैरो में, वहां से ये सेल्स बनती है, ठीक है। डन। अब देखो आप क्वेश्चन क्या है पूछा इस क्वेश्चन में, विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क भी दे दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज वी नो कि इनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो एकदम से हमें लगेगा इंटरकैलेटेड डिस्क है क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क अलग है। इंटरकैलेटेड डिस्क बच्चों जेड डिस्क को कहते हैं। लिख लो, देखो तुम्हारी बुक में जब मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ते हैं तो जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, इन कार्डियक मसल्स में कुछ जंक्शंस होते हैं क्या? इन जंक्शंस को जेड डिस्क कहते हैं, या इनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। कितना मिलता जुलता नाम है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इंटरकैलेटेड डिस्क। दीज आर अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शन। यहाँ पे दे रखा है इनके बारे में, ये रहा कम्युनिकेशन जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं कर देना कहीं, इसको टिक कर दो। दो वर्टिब्रीज के बीच में कार्टिलेज होती है विच इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है ये बताओ। मिक्स क्वेश्चन है, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू का, 2022 में पूछा गया। ब्रोंकियोल्स बताओ कहां करें हम? ब्रोंकियोल्स में कौन सी एपिथेलियम होती है? ये रहा सिलेटेड एपिथेलियम। ए का फोर्थ ये रहा। वैसे हमें आंसर मिल गया, फिर भी और देख लेते हैं। गोबलेट सेल्स मैंने अभी बताया एक तरह की ग्लैंड है, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। टेंडन और एडिपोज टिश्यू दोनों आ गया। एडिपोज फैट की लेयर लूज होती है ना, डेंस थोड़ी ना होती है एरियोलर की तरह, तो एडिपोज को लूज से करना है और टेंडन को डेंस रेगुलर से करना है, ठीक है। आंसर हमें मिल ही गया था। नेक्स्ट क्या है? ये अभी मसल के लिए है, मसल्स पर अभी आते हैं, बस थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है हमारा। देन कनेक्टिव टिश्यू में और कोई क्वेश्चन? ये भी मसल्स के लिए है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये रहा दिस 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्टली मैच द पेयर, ठीक है। टेंडन को कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, नहीं। एडिपोज को डेंस कह दिया, नहीं। एडिपोज फैट की लेयर लूज होती है। एरियोलर लूज है, बिल्कुल ठीक है। कार्टिलेज को लूज कहा है, अगेन गलत, तो ऑप्शन 3। आप देख रहे हो अगर लॉजिकली आपने चीजों को समझा है तो कितना कॉन्फिडेंस से आप चूज कर सकते हो कि यार ये इसका ऑप्शन नहीं है। सो कॉन्फिडेंस कैसे आता है बच्चों? हमेशा नॉलेज से आता है। आप कहते हैं मैम सीधा वन शॉट करा दो, सीधा हमें रिविजन करा दो, दिस इज नॉट द मेथड। ऐसा करके आप खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं। हमेशा चीज को पहले पढ़ो, समझो, फिर क्वेश्चन करो, अपना टाइम सही से इन्वेस्ट करो,
ये देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। डायग्राम तो तुम पहचान ही गए होंगे, एरियोलर का डायग्राम है। ये जो सेल तुम्हें दिख रही है, अभी हमने देखा था इर्रेगुलर सी सेल है, ब्रांचिंग भी है इसमें। दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, है ना, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट। ये जो आपको इर्रेगुलर सी सेल दिख रही है, दिस इज मैक्रोफेज, दिस इज मैक्रोफेज, ठीक है। जैसा लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है स्क्रीन पे। देन ये खुद फाइबर्स हैं, कौन से फाइबर्स हैं जो बंडल में हैं, कोलेजन फाइबर्स। और यहां पर ये जो कॉर्नर पे तुम्हें सेल्स दिख रही है जिसमें सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स हैं, ये मास्ट यानी मास्ट सेल्स हैं। तो बस अब कर लो तुम, अब आ जाएगा तुम्हें। ए मैक्रोफेज है, 2 ऑप्शंस में दिया है। बी फाइब्रोब्लास्ट है, ये रहा। सी कोलेजन फाइबर, डी मास्ट सेल्स, ठीक है, क्लियर। देन द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना में एंड इन द नोज टिप, वो क्या है बच्चों, वो है हमारा कार्टिलेज। 2012 में ही आया था ये क्वेश्चन भी। देन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो मिक्स है, मसल्स वगैरह सब दी हैं इसमें, अभी आ जाएगा। वैसे तो मैं सारे डायग्राम देख चुके हैं हम। यहाँ पर लंबी सेल्स हैं, सो दिस इज कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। देखते हैं अभी क्या है, एक बार कर लेते हैं। ये आपको शायद डायग्राम दिख नहीं रहा, अभी हमने म्यूकस सेल्स का डायग्राम देखा था, यूनिसेल्युलर ग्लैंड का, वो वाला डायग्राम है। देन ये अभी देखा था हमने, फाइबर्स एकदम रो में, फाइब्रोब्लास्ट एकदम रोज में अरेंज है, सो दिस इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये अभी दिखाया था मैंने आपको, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो हमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टिश्यू है, उसकी लोकेशन और फंक्शन, कोई एक ही सही है इसमें से। तो नाम तो हमें पता चल गए। अब बी को ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह रहा है, बात तो सही है, बट उसकी लोकेशन भी इंटेस्टाइन कह रहा है। इंटेस्टाइन गलत तो नहीं है बच्चों, म्यूकस सेल्स तो इंटेस्टाइन में भी होती हैं। और फंक्शन कह रहा है सिक्रीशन, तो मुझे ये सही लग रहा है, बट फिर भी एक बार मैं इस पे क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ, ठीक है। सी इसने कोलेजन फाइबर्स कहा है, सी कोई सिर्फ कोलेजन फाइबर्स का डायग्राम नहीं है, फिर भी कंफर्म करना है, तो कार्टिलेज तो बिल्कुल नहीं है। डी को स्मूथ मसल्स कहा है, तो बिल्कुल गलत। कोई बच्चा ये लॉजिक नहीं लगाएगा कि मैम कार्डियक मसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स की तरह ही तो काम करती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्डियक मसल को स्मूथ मसल कह दोगे। स्ट्राइटेड मसल अलग है, स्मूथ मसल अलग है, कार्डियक अलग है, अभी करा रही हूँ रिवीजन, ठीक है। और ए को इन्होंने कॉल्यूमनर एपिथेलियम कहा है, तो ठीक है, बट नेफ्रॉन में लिख दिया। नेफ्रॉन में कभी भी कॉल्यूमनर नहीं होता, क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबॉइडल होती हैं। तो यस, फर्स्ट इज द करेक्ट वन, है ना। एक बार को हो सकता है तुम्हें लगे यार फर्स्ट क्यों करेक्ट है, हाँ, यहाँ तो म्यूकस सेल्स की बात हो रही है, कहाँ से इंटेस्टाइन आ गया। तो जिस बच्चे ने लॉजिक लगा लिया वो सही कर देगा कि म्यूकस सेल्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में सब जगह होती हैं, हर जगह म्यूकस बना रही हैं जिससे फूड को लुब्रिकेशन मिलता रहे। तो यस, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। देन और क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा तो ये हमारे हो गए। अब बचा हमारा मसल्स के क्वेश्चन, ठीक है। बस एनिमल टिश्यू खत्म कर रहे हैं, मसल्स के 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, मस्क्यूलर और न्यूरल टिश्यू। वैसे इन दोनों को आप डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, बट यहाँ पर भी मसल्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें दी है। तो अगर मैं आपको इसमें से मेन टॉपिक बता रही हूँ जो वहां रिपीट नहीं होता, कि हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स हैं। सबसे पहली बात तो मसल्स की खासियत क्या है, वाई मस्क्यूलर टिश्यू इज स्पेशल देन अदर टिश्यूज, कि मसल्स अकेला ऐसा टिश्यू है विच हैज द पावर ऑफ मूवमेंट, कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट, है ना। मसल सेल्स मूवमेंट करा सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं खुद को। तो मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है बच्चों, क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है ना वो पॉइंट, अच्छा उस चैप्टर में। मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिलैक्स भी होंगी, है ना। यानी कि मसल सेल्स में इलास्टिसिटी भी होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही हैं तो इलास्टिसिटी भी होती है। एंड एक्साइटेबल सेल्स हैं, मसल सेल्स एक्साइटेबल हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमारी बॉडी की कोई भी मसल अचानक काम करना शुरू कर देगी। जब मसल सेल को सिग्नल मिलेंगे, चाहे वो सिग्नल जिस भी तरह से मिल रहे हैं अलग अलग, बट जब सिग्नल्स मिलेंगे तो ही वो एक्साइट होंगी, तो ही वो काम करेंगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है एंड एक्साइटेबिलिटी है, ये मसल सेल्स की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, क्लियर। अब हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम इन दोनों को देखें तो हमारी बॉडी में जहां पर भी कैसी मसल्स हैं, वॉलंटरी। तुम खुद बताओ हमारी बॉडी के वो कौन से ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम अपनी विल पावर से मूव करते हैं, हमारे हैंड्स, हमारी लेग्स, नेक, हमारी बैक, है ना। आईलिड्स में दोनों तरह का होता है, इनवॉलंटरी भी होता है, वॉलंटरीली भी हम बंद कर सकते हैं। टंग बोलते हैं हम अपनी इच्छा से हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आपकी विल पावर का कंट्रोल है, ब्रेन के वॉलंटरी सेंटर का कंट्रोल है, वो आपकी वॉलंटरी मसल्स हैं। और आप इन सारी मसल्स को देखो बच्चों, ये किसी ना किसी बोन से कनेक्टेड है। हमारी हैंड की मसल्स, लेग
बैक, नेक, ये सब बैक पर पीछे बोन्स हैं, बैकबोन से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं बोन, टंग भी हमारी यहाँ हायोइड बोन से कनेक्ट होती है अंदर की तरफ। तो जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी बोन से कनेक्टेड हैं, तो आप उन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। एंड तीसरा नाम, जब इन मसल्स को माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं, जो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो आपको लाइट एंड डार्क बैंड, स्ट्राइशंस, धारियां दिखाई देती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। तो तीनों नाम एक ही तरह की मसल्स के हैं, अलग अलग बेसिस पर, और इनके एग्जांपल्स में मैंने बताई दी आपको, आपके लिम्स की मसल्स, आपका नेक एंड बैक, आपकी टंग, ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। देन सेकेंड कैटेगरी अगर हम देखें, स्मूथ मसल्स, है ना, जिन्हें आप कहते हैं स्मूथ मसल्स, लोकेशन के बेसिस पर दीज आर विसरल मसल्स। अब आप बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में जाओ, इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे आप स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल में बोलते हो कि मूवमेंट्स होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल में एपिथेलियम है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इनकी वॉल में एक ही लेयर है, इनकी वॉल में एक्चुअली 4 लेयर होती है बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया ना, वरना उसकी हिस्टोलॉजी में पढ़ते थे हम कि इंटेस्टाइन की वॉल को या स्टमक की वॉल को आप देखोगे तो देयर आर 4 लेयर्स। सबसे अंदर वाली कॉल्यूमनर एपिथेलियम, फिर उसके बाहर किसकी लेयर होती है, उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू किस लिए, क्योंकि एपिथेलियम के जस्ट बाहर कनेक्टिव टिश्यू होना जरूरी है, जिससे जो फूड एब्जॉर्ब करेगी एपिथेलियम वो कनेक्टिव टिश्यू की ब्लड वेसल्स में दे दे, फिर वो उसको ले जाए खाने को। फिर बाहर मस्कुलर लेयर है 3rd नंबर पे, फिर 4th नंबर पे दोबारा एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो जो मसल्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी मसल्स की लेयर्स हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो हमारा डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, या यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में मसल्स होती हैं, बहुत सारी जगह आप पढ़ते हैं। तो ये जितनी भी इंटरनल मसल्स आप पढ़ते हैं विसरल ऑर्गन्स में, दीज आर विसरल मसल। इन विसरल मसल्स पे हमारी विल पावर का कंट्रोल है क्या? आप कहते हो कि अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को पेरिस्टालसिस करो, यूरिनरी ब्लैडर को कहते हो अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो। हाँ, कहीं कहीं हमारा पार्शियल वॉलंटरी कंट्रोल होता है, बट मोस्ट ऑफ ऑटोनॉमिकली काम करते हैं, तो इसलिए इनको इनवॉलंटरी, इन पे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, जो ब्रेन से ही कंट्रोल्ड है, बट हमारी विल पावर डिसाइड नहीं करेगी इनको कब काम करना है और कब नहीं, वो अपने आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्हें सिग्नल्स देता रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई इनवॉलंटरी। और जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनमें आपको कोई स्ट्राइशंस नजर नहीं आते, सो दे आर नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ मसल्स, ठीक है। जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन की मसल्स हैं वो सब स्मूथ मसल्स हैं बच्चों, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं इंक्लूडिंग डायफ्राम। एंड जो 3rd कैटेगरी है, दिस इज, इसका नाम सिर्फ एक ही नाम है, कार्डियक मसल्स। ये हमारे हार्ट की स्पेशल मसल्स हैं। हमारे हार्ट में अंदर ब्लड भरा हुआ है, बट चारों तरफ से जो वॉल है हार्ट की उसमें भी 3 लेयर्स हैं बच्चों। सबसे अंदर एपिथेलियम, सबसे बाहर एपिथेलियम, और दोनों के बीच में मायोकार्डियम जो है, मायो यानी मसल्स, वो मसल्स की बनी है। तो कौन सी मसल्स हैं हमारे हार्ट के पास? क्यों इनको अलग दर्जा दिया गया है कार्डियक मसल्स को? क्योंकि जब इनका स्ट्रक्चर देखा ना बच्चों, तो स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्ट्राइशन, दिख रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्ट्राइटेड मसल्स। लेकिन जब इनका फंक्शन देखा, क्या आप अपनी विल पावर से हार्ट को बोलते हो अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, फिर तो पूरे दिन तुम्हारा ध्यान हार्ट पे ही लगा रहता है ना? ऐसा नहीं है। तो फंक्शन कैसा है इसका? इनवॉलंटरी। फंक्शनली ये कैसी हैं? इनवॉलंटरी की तरह। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि यहां रखें कि यहां रखें, तो इनकी अलग कैटेगरी बना दी, कार्डियक मसल्स, ठीक है। हालांकि ये दिखने में स्ट्राइटेड की तरह हैं, बट थोड़े बहुत इनमें यूनिक पॉइंट्स भी हैं। जैसे स्ट्राइटेड में ब्रांचिंग नहीं होती, बट यहाँ देखो ब्रांचिंग है, जिससे बहुत सारी मसल सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, और फिर इन्हें कनेक्ट करने के लिए इनके बीच में जेड या इंटरकैलेटेड डिस्क भी है। इससे ये फायदा होता है बच्चों इस डिस्क से कि अगर एक मसल सेल को भी सिग्नल मिलता है ना, तो फटाफट बहुत तेजी से वो सिग्नल इन जेड डिस्क के थ्रू सारी मसल सेल्स तक पहुंच जाता है, और पूरा हार्ट एक यूनिट की तरह काम करता है, एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, जिससे ब्लड को पंप किया जा सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, लिख रखी है यहाँ पर, नीचे पढ़ लेना, ठीक है। एक और डिफरेंस है कि हमारी जो स्ट्राइटेड मसल्स है ना बच्चों, ये मान लो एक मसल है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। इनमें ये कहाँ न्यूक्लियस दिखाया मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसकी एक सेल बनाऊं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सिंसीशियल पढ़ते हो, सिंसीशियल कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में? स्केलेटल मसल्स में। तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस 1 है। यहाँ पर न्यूक्लियस कैसे होंगे? मेनी, दीज आर मेनी न्यूक्लियस। इसमें सिर्फ, इसमें नहीं, इसमें तो एक सेल में 1 ही होगा। तो ये भी इसकी तरह है, बट यहाँ पर एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होगा,
ठीक है, यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ नहीं, ये कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, ये आपका मसल टिश्यू हो गया। एक बार थोड़ा सा इसका भी और आइडिया दे देती हूँ, फिर 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो देखकर हम सेशन को एंड करते हैं। न्यूरल टिश्यू की अगर हम बात करें तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि न्यूरल टिश्यू का मतलब न्यूरॉन्स, हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, वो न्यूरॉन्स की बनी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन न्यूरॉन इज नॉट द ओनली यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरॉन एक सेल है, लंबी लंबी जो सेल्स होती है जिनमें ये होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक लंबा सा प्रोजेक्शन होता है जिसको आप एक्सॉन कहते हैं, ये तो है ही बच्चों न्यूरॉन्स। बट हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का मोर देन 50% पार्ट न्यूरॉन्स के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना है। बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। ये दिख रही है आपको, दीज बिल्कुल छोटी छोटी सेल्स है। न्यूरॉन इनके कंपैरिजन में बहुत बड़ी सेल है, बट न्यूरॉन्स को और सपोर्ट करने के लिए और तरह तरह के फंक्शंस के लिए ये सेल्स होती हैं। दीज आर न्यूरोग्लियल सेल्स। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, बहुत तरह की होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। न्यूरोग्लियल सेल्स के बहुत सारे नाम होते हैं जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो अब हर बच्चा ये याद रखेगा कि हमारा नर्वस टिश्यू 2 तरह की सेल्स का बना है। एक तो न्यूरॉन्स का, विच इज द मेन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो मैसेज का ट्रांसमिशन होगा वो तो न्यूरॉन्स करेंगी, एंड दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स विच मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम, यानी मोर देन 50% वॉल्यूम में न्यूरोग्लियल सेल्स, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स है ये। ठीक है, डन। बट अगर तुमसे पूछ लें एक्साइटेबल सेल्स कौन सी हैं, फिर तुम न्यूरोग्लियल टिक नहीं करोगे, फिर तो न्यूरॉन ही करोगे। जो मैसेज देने पर, मतलब सिग्नल मिलने पर जो ट्रांसमिशन होता है वो सिर्फ न्यूरॉन में होता है। न्यूरोग्लिया मैसेज को ट्रांसमिट नहीं करता। तो 2024 में देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या पूछा इसमें तुमसे, करेक्ट मैच करना है विद लोकेशन तुम्हें। तो पहले तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई इसमें क्या दिए हैं नाम, वही लिख देती हूँ मैं, स्केलेटल है। स्मूथ में ये भी देखा तुमने एक डिफरेंस कि स्केलेटल के एंड्स सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं, जबकि स्मूथ के एंड्स स्पिंडल शेप पॉइंटेड एंड्स होते हैं, लिख लेना। ठीक है, और ये है कार्डियक। तो या तो तुम्हें नाम से मैच कर लो, क्या पता एक ही ऑप्शन में सही नाम दे रखे हो, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। तो देखो मेहनत बच गई तुम्हारी, मेहनत बच गई तुम्हारी, ये सही है ना, क्योंकि एक ही में करेक्ट मैच है। बट फिर भी स्केलेटल ट्राइसेप बोलते ना, बाइसेप्स बना रहे हैं, ट्राइसेप्स बना रहे हैं, तो लिम्ब की मसल्स वॉलेंट्री है। स्मूथ में स्टमक की वॉल में मसल्स हो गई, कोई बच्चा सोचता रहेगा स्टमक में मसल्स कहां से आ गई, वॉल में होती है। ठीक है, कार्डियक, हार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर डायग्राम भी पता है, एग्जाम्पल नहीं भी पता, तो इजीली कर सकते हो तुम। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक 2021 में आया हुआ है मसल से, विच स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, रॉन्गली रिप्रेजेंट। ठीक है, These muscles are present in wall of blood vessels। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, अभी कहा था मैंने तुम्हें कि ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती है। सबसे अंदर एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस, उसके बाहर ट्यूनिका मीडिया, वो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। क्योंकि ब्लड वेसल्स में जो डायलेशन और कंट्रैक्शन हो रहा है वो तुम्हारी विल पावर की कंट्रोल से नहीं हो रहा, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है, सो वो इनवॉलेंट्री यानी स्मूथ मसल्स हैं। तो ये तो सही है। These muscles have no striation, बिल्कुल ठीक है, स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशन नहीं होते। दे आर इनवॉलेंट्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट बचा, कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ये हार्ट में होती है ना कि स्मूथ में, सो दिस इज रॉन्ग वन। ठीक है, क्लियर। देन ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया, अगर मैं आगे करते जाती हूँ, जो क्वेश्चन रह रहा है वो कर लेते हैं हम। ये सब हमने कर लिए। ये रहा, स्मूथ मसल्स आर, 2016 का क्वेश्चन है, बताओ स्मूथ मसल्स कैसी हैं। पहले तो वॉलेंट्री हटा दूं मैं, बचा इनवॉलेंट्री। शेप में सिलेंड्रिकल हटा दूं, फ्यूजिफॉर्म यानी स्पिंडल शेप को फ्यूजिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एंड नॉन स्ट्राइटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगेन 2016 में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। मैच द कॉलम नहीं, करेक्ट मैच बताना है। ये देखो इसमें ट्रांजिशनल नाम आ गया। शुरू में कहा था मैंने तुम्हें कि ट्रांजिशनल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट कभी कभी इस तरह के नाम आ जाते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब ये होता है बच्चों, ये हमारे ना यूरिनरी ट्रैक में होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के कुछ पोर्शन पर होती है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है ना। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन वगैरह फिल होता है, तो स्ट्रेचिंग के दौरान जो एपिथेलियम है ना, उसमें अपनी शेप चेंज करने की कैपेसिटी होती है। उसको इस तरह से बनाया गया कि वो ट्रांजिशन यानी मॉडिफाई कर सकती है अपनी शेप को, जिससे स्ट्रेचिंग से सेल्स रप्चर ना हो। तो इस तरह की एपिथेलियम को ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। उसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, बट उनकी डिटेल में आपको नहीं जाना। बस इतना सा याद रख लो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड है। तो ये तो गलत हो गया।
क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल, स्टमक में करूं क्या? नहीं, स्टमक भी ब्रॉड ल्यूमेन है, लंबी कॉल्यूनर सेल्स हैं। स्मूथ मसल्स को वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में कर दें? बिल्कुल कर दें, अभी कहा आपको इंटेस्टाइन में 4 लेयर्स होती हैं। एरियोलर टिश्यू टेंडन में डेंस टिश्यू था ना कि लूज, तो ये गलत। तो करेक्ट मैच मिल गया हमें ऑप्शन 3। ये हमने कर ही लिया, डन डन। ये रहा 2013 में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया, देखकर पहचान गए होंगे, स्ट्राइटेड यानी स्केलेटल का डायग्राम है। क्या बताना है हमको? ठीक है, देखो स्मूथ, कार्डियक, स्ट्राइटेड, ये रहा 2 ऑप्शन है स्ट्राइटेड और स्केलेटल के। टेपरिंग एट बोथ एंड तो हटा दो। शो स्ट्राइशंस एंड आर क्लोजली अटैच्ड विद द बोन्स, इसीलिए इनका नाम स्केलेटल मसल्स है, टेंडन के थ्रू जुड़ी रहती हैं बोन से। ठीक है, ये कर ही लिया हमने, दिस इज डन डन। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए। यस, तो यहाँ पर आपका एनिमल टिश्यूज पूरा का पूरा एकदम अच्छे से रिवाइज करा दिया है मैंने। ठीक है, अब आप लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे। PYQs करने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ भाई हो गई हमारी तो प्रिपरेशन, आपको खुद से क्वेश्चंस करने हैं, टाइम सेट करके किया करो। अब वो टाइम आ गया है जब तुम्हें एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी होनी चाहिए क्वेश्चंस की, कि इतने टाइम में हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि नीट के एग्जाम में स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी चाहिए। पता लगा तुम आराम से क्वेश्चन कर रहे हो, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अब वहीं 500 पे स्कोर अटक गया, तुम खुद ही डिसाइड करके आ गए कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि जनरल के लिए तो 600 से ऊपर मार्क्स चाहिए। तो दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क एनी टाइम। प्लीज लाइक द सेशन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताते रहना, बिकॉज दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी फॉर मी। जैसे तुम्हें चाहिए होती है ना पॉजिटिव एनर्जी, से हमें भी चाहिए होती है कि भाई हम यूट्यूब पे कुछ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, तो बच्चे उसे देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो दैट गिव अस दैट बूस्ट आवर एनर्जी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम अच्छा, अब इसमें कॉकरोच एंड फ्रॉग बचा। ठीक है, देखते हैं जितना भी टाइम होगा कोशिश करूंगी दोनों को साथ में करवा दूं। ओके, तो आप दोनों ही पढ़ के आ जाना एंड हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड बाय।